हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। मैं तो बस यही सोचता हूँ बच्चों कि अगर ऑफलाइन सेंटर होता और आप लोग इतने बच्चे ऑफलाइन सेंटर में आते तो ऑफलाइन सेंटर का क्या हाल होता, ठीक है ना। क्योंकि जो क्लास है प्यारे बच्चों वो टाइम से नहीं हो पाई, लेकिन हाँ एक बात का हमें बहुत अच्छा है कि मैंने प्यारे बच्चों जो आप लोगों से कहा था वो काम आज रात को मैंने कर दिया। ठीक है। तीन चीजें हमने कर दी बच्चों। सबसे पहले हिस्ट्री का जो नोट्स था वो तो पहले से ही फाइनल था, तो उसको मैंने चेक कर दिया बच्चों 100%। ठीक है, क्योंकि ना नोट्स में बहुत सारे मिस्टेक रहते हैं। नंबर दूसरा प्यारे बच्चों, रात हमने रात हमने सिविक्स का भी नोट्स आपका तैयार कर दिया। सिविक्स का भी नोट्स प्यारे बच्चों 100% वो तैयार कर दिया। और नंबर तीसरा ज्योग्राफी का नोट्स, ना इसको 100% नहीं कह सकते हैं, तीसरा ज्योग्राफी का जो नोट्स है वो भी मैंने पूरा कर दिया रात को। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारा नोट्स पूरा हो गया। बस इसको चेक करके हिस्ट्री वाला भी चेक हो गया, सिविक्स वाला भी चेक हो गया, बस हमारा ज्योग्राफी थोड़ा सा रह गया है। तो आज आप लोग कह सकते हैं कि एसएसटी का आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। और जब इसको करके बहुत लेट से जब लोग सोते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, तो हम नहीं उठ पाए। इसके लिए बच्चों मैं क्षमा चाहता हूँ। और समझ नहीं आता है कि हम सर पैनल पीडीएफ नहीं दिए। हाँ दे देंगे बच्चों, पैनल पीडीएफ नहीं दिया है रात वाला। दे दिए कहाँ पे है? 12th सेक्शन क्रैश कोर्स में नहीं दिए हैं। क्रैश कोर्स मेरे बच्चे, क्रैश कोर्स सोशल साइंस में जो अपना सेक्शन था क्रैश कोर्स सोशल साइंस में आपका रात का पीडीएफ मिला है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा आप लोग को कहाँ पर है। ठीक है। आप लोग कह रहे हैं महोदय आपका आपसे सर, महोदय आपसे वो टूट रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए हम कुछ भी करते हैं ना तो आप लोग की भलाई के लिए करते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं कि हम मतलब क्लास छोड़ करके कहीं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब देख लीजिए, यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है बच्चों रात का हमारा काम जो सिविक्स का है, ध्यान दीजिएगा। ये है सिविक्स का पूरा नोट्स। अब आप बताइए इसमें मेहनत नहीं लगता है। ये है सिविक्स का नोट, ध्यान दीजिएगा। ये रात हमने सिविक्स का नोट्स पूरा कंप्लीट किया है, देख लिए, देख लीजिए बच्चों, कैसे मेहनत नहीं लगता है। और नोट्स आप खुद से ही बना सकते हैं, यानी कि हमको खुद बनाना पड़ता है, यानी कि कोई और नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें इतने इतने मिस्टेक वगैरह हो जाएंगे। देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हमने ऊपर कर दिया है और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को नीचे कर दिया। ये हो गया सिविक्स का। ठीक है। इसमें ज्योग्राफी का भी उसमें है सूरज, उस पैनल में ज्योग्राफी का नोट्स हम रात को बनाए हैं, उसको भेजिए तो पीडीएफ बना के इस पे। यह है हिस्ट्री का, यह है हिस्ट्री का। ठीक है, ये हो गया आपका हिस्ट्री का, ये तो आप लोगों को दिखाई दिए थे। हिस्ट्री का, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, और किसका हो गया, सिविक्स का हो गया। और हाँ, और बोल रहे थे किसका किए थे, हाँ इकोनॉमिक्स का तो पूरा एसएसटी हो गया। और इसके पहले आप लोगों ने, और आप सभी लोग ना वो वाला क्लास देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, ये वाला क्लास जो था, क्या क्या नाम था इसका रे? अरे ये क्लास नहीं होता इधर, आपदा प्रबंधन का देखा आप लोगों ने? मेरे बच्चे जल्दी बताओ, क्या आपने आपदा का देखा, आपदा वाला, आपदा प्रबंधन का क्लास देखा है? यूट्यूब पर क्लास है मेरे बच्चे, वन शॉट है। तो आपदा प्रबंधन का वन शॉट क्लास है, क्या है बताओ? वन शॉट क्लास है। तो आप सभी लोग आपदा प्रबंधन वाला वन शॉट क्लास देख लीजिएगा, उसका भी नोट्स डलवा देंगे। ठीक है, रामबाण 25 तारीख को आ जाएगा। रामबाण के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, 25 को हो जाएगा। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें तो बताइए, क्लास शुरू करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो बीत गया हम उसको भूल जाते हैं बच्चों, जो बीत गया हम उसको भूलते हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करें तो बताइए। यस महोदय, आज का जो टॉपिक है बच्चों, देखो जो बीत गया उसको भूलिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात हम बताते हैं बच्चों, आप हमसे प्यार करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, एक होता है लगाव, एक होता है प्यार। मेरे बच्चे आप अगर, ये फूल है, ध्यान दीजिएगा, ये फूल है, ये फूल है, या ये क्या है, फूल है। अगर आपको मेरे बच्चों आप इसको प्यार करते हैं, अगर आप इसको पसंद है ना, माफ कीजिएगा, आप अगर सिर्फ इसे पसंद करते हैं, रिसेंट में जो काम किए होंगे भेज दिए, अच्छा भेज दिए, दिखा देते हैं बच्चों को, है ना, ये है। क्योंकि क्या करेंगे, प्रमाण देना पड़ता है आज। ये लीजिए, ये है बच्चों ज्योग्राफी का, ये है ज्योग्राफी का, किसका है, ये रहा पूरा 100% ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आप लोग ज्योग्राफी को भी देख सकते हैं, तो पूरा नोट्स बना दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है ज्योग्राफी का।
तो मेहनत लगता है मेरे प्यारे बच्चों, और रात हम बहुत लेट सोए थे, नहीं आप लोग है ना। और एप्लीकेशन का अगर काम आप देखेंगे, जो एप्लीकेशन था उसको हम लोग जब चेंज किए हैं एप्लीकेशन के बैकएंड को, तो 3:46 में 3:46 में सुबह तक ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा। हाँ, हम बता रहे थे एक उदाहरण आपको कि एक फूल है, अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप इस फूल को तोड़ लेते हैं। आप एक पसंद करते हैं तो इस फूल को तोड़ लेते हैं। और आप प्यारे बच्चों जब इसको प्यार करते हैं, जब आप इसको प्यार करते हैं तो आप इसको सींचते हैं, पानी से सींचते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा भी प्यार मत कीजिए हमसे, ऐसा भी प्यार मत कीजिए हमसे जो कि प्यारे बच्चों कुछ उल्टा भी बोलना पड़े आप लोगों को। ठीक है, चलिए। हाँ, ऐसा भी प्यार मत कीजिए कि हमें उल्टा, मतलब आप हमें उल्टा बोल दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, बताइए स्टार्ट करते मेरे बच्चे। हाँ, आइए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत प्यारा सा टॉपिक है मेरे भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम क्या है? आज का जो टॉपिक है इसका नाम है, आज का जो टॉपिक है इसका नाम है निबंध। बच्चों क्या नाम है? टॉपिक का नाम है निबंध। और आपको पता होना चाहिए निबंध जो है ये 10 नंबर का आता है। निबंध कितने का आता है? 10 नंबर का। आज से पहले कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो निबंध कभी लिखे हैं? पहले बताइए हमको। ठीक है, आप कभी निबंध लिखे हैं? बताइए अपने मन से, लिखे हैं? लिखे हैं तो बताइए, यस लिखिए अगर आप कभी निबंध लिखे हैं तो। और आज से पहले कभी नहीं लिखे हैं निबंध तो नो लिखिए, यानी आज से पहले आप कभी लिखबे नहीं किए हैं। चलिए, आज से पहले एक बच्चा कह रहा सर आप पागल हैं, 44 नंबर का गलत है। हाँ बच्चों, पागल लोग ही दुनिया में बहुत अच्छा करते हैं। तो आप देखो, दुनिया ना एक अलग टाइप की है बच्चों, जब तक आप उसके लिए सब कुछ करते रहेंगे तब तक आप अच्छे हैं, आप प्यारे गुरुजी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और थोड़ा सा अगर प्यारे बच्चों थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो पागल हैं आप, ये हैं वो हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ चलो बच्चों, तो हमने बोला था आपको कि आप लिखे हैं तो यस लिखें और नहीं लिखे तो नो लिखें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मेरे भाई कि ये निबंध जो है ये टोटली 10 नंबर का आता है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लगता है कि किस पर निबंध लिखने के लिए आएगा 2024 में? स्पेशली आपको क्या लगता है कि किस विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए पूछा जाएगा? जैसे बच्चों मान लीजिए कि आप थोड़ा सा भी तो अंदाजा लगाए होंगे। जैसे नंबर 1 मान लीजिए कि सोचे होंगे महोदय दीपावली पर लगता है इस बार निबंध आएगा, दीपावली पर, है ना, दीपावली पर आएगा, दीपावली। या आप सोचे होंगे महोदय हो सकता है कि इस बार हमारा जो एग्जाम हो इसमें हमारा क्या बोलते हैं इसको दीपावली है ना, कोरोना पर लिखने के लिए आ जाए, कोरोना पर। ये लेकिन कोरोना बहुत पुराना हो गया, अब नहीं आता है। नंबर 3 होली पर आ जाए। अब बताओ ऐसे करके लिख लो कि किस विषय पर इस बार आ सकता है। सर वसंत ऋतु पर आ सकता है, हमें लगता है सरस्वती पूजा पर महोदय आ सकता है। कोई बच्चा कह रहा है सर, हाँ, ठीक है, होली पे आ सकता है, अनुशासन पर आ सकता है महोदय, कोरोना पर आ सकता है महोदय, ठीक है, प्रदूषण पर आ सकता है, बेरोजगारी पर आ सकता है, दहेज प्रथा पर आ सकता है। हाँ, तो इन सभी टॉपिक पर मेरे बच्चे, है ना, इन सभी टॉपिक पर निबंध आ सकता है। ध्यान दीजिएगा। अब जो 10th और 12th के निबंध में क्या अंतर है, अगर 10th वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं और 12th वाले भी, तो 10th और 12th में क्या अंतर है दोनों के एग्जाम में? ध्यान दीजिएगा। 10th वालों में क्या होता है कि आपको ये आसान आता है, 10th वाले में निबंध आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें पॉइंट्स दिए होते हैं। इसमें ना पॉइंट्स फाइंड होता है, पहले से आपको जो पॉइंट दिया है उसी पॉइंट पर आपको लिखना है। लेकिन 12th वालों में क्या होता है, 12th वालों में एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो है ना पॉइंट्स आपको खुद बनाने पड़ते हैं, पॉइंट आपको सेल्फ यानी खुद बनाने पड़ते हैं। तो 10th वाला थोड़ा सा आसान होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए बहुत तेजी में। एक बार सब लोग क्लास को
बहुत तेजी में शेयर कर देंगे। यानी कम से कम जितने बच्चे देख रहे हैं, 2800-2900 बच्चे जुड़े हैं लगभग, जितने बच्चे जुड़े हैं सब लोग क्लास को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, और सब लोग स्टेटस में लगा जल्दी जल्दी से फटाफट से। बहुत तेजी में आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, बहुत तेजी में। आज हमें किसी भी हाल में बच्चों 10 नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि निबंध का बेस्ट तरीका क्या है, निबंध लिखने का, निबंध लिखने के सीखने का बेस्ट तरीका क्या है। यहाँ पर दो चीज है बच्चों, यहाँ पर दो स्किल चाहिए। यहाँ पर पहली बात है, कितने स्किल चाहिए बताओ, निबंध लिखने के कितने स्किल चाहिए बताओ। सबसे पहले यहाँ पर दो चीजें चाहिए। सबसे पहला तो क्या लिखें ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखें ये आपको पता होना चाहिए, क्या लिखें। और नंबर दूसरी बात है कैसे लिखें, नंबर दूसरी बात है कैसे लिखें। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखें और कैसे लिखें, क्या लिखें और कैसे लिखें। तो प्यारे बच्चों पहले ये बताओ कि क्या लिखें ये बात कहाँ पता चलेगा, क्या लिखें ये बात कैसे पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों क्या लिखें ये बात पता चलेगा बहुत ज्यादा निबंध पढ़ने से। बहुत ज्यादा निबंध क्या करना है, पढ़ना है आपको, पढ़ना है। क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। यानी कि आपने किताब निकाला और एक किताब में बहुत सारे निबंध होते हैं, आपके लिए हम एक पीडीएफ बना करके भेजेंगे जिसमें 20 निबंध होगा। कितना होगा बताओ, एक पीडीएफ बना करके भेजेंगे, एक पीडीएफ भेजेंगे जिसमें कितने होंगे, 20 निबंध होंगे। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या लिखना है निबंध में, क्या लिखना है। ये चीज आप कैसे सीखोगे, गुरुजी अगर हम गांधी जी के बारे में 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में आता है गांधी जी के बारे में लिखें, तो क्या हम लिख पाएंगे। हाँ बिल्कुल लिख पाएंगे। अगर हम पर्यावरण के बारे में 5 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद परीक्षा में आता है, तो क्या हम लिख लेंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिख लेंगे। अगर हम प्यारे बच्चों अनुशासन के बारे में, पर्यावरण के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, होली के बारे में, दीपावली के बारे में, कोरोना के बारे में, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय खेल, बसंत ऋतु, गांव का मेला, पुस्तकालय, ये सब के बारे में अगर हम 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं, तब ना हम सोचेंगे कि क्या लिखना है। तब ना हम सोचेंगे कि क्या लिखना है, जब हम 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे। दूसरी बात है मेरे बच्चे कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है ये तो आपके टीचर बताएंगे, ये तो आपके टीचर यानी मैं, ये तो आपके टीचर यानी कि मैं बताऊंगा। मेरे बच्चों निबंध लिखते टाइम आपको क्या लगता है, हमें एक पेन का यूज करना चाहिए या 2 पेन का, बताओ। तो निबंध लिखते टाइम मेरे बच्चे हमें 2 पेन का यूज करना है। जब भी हम निबंध लिखेंगे तो हम 2 पेन का यूज करेंगे। एक पेन हमारा काला होगा और एक पेन हमारा नीला होगा। नीला, अगर हम मान लीजिए कि काला पेन से पॉइंट लिखते हैं, काला पॉइंट से अगर मैं लिखता हूं भूमिका, क्या लिखता हूं, भूमिका, है ना। अगर मैं काला पेन से भूमिका लिखता हूं तो यहाँ का आंसर बच्चों नीला पेन से लिखेंगे। आंसर आगे लिखेंगे नीला पेन से, कि दीपावली मान लो भाई, दीपावली जो है वो दीपावली, दीपों का, दीपावली किसका, दीपों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। तो क्या आप समझ गए कि अगर हमें एक पेन से भूमिका देना है तो दूसरे पेन से इसके बारे में लिखना है, हमें 2 पेन का यूज करना है, ठीक है ना। 2 पेन का हमें यूज करना है, पहली बात है। आइए बच्चों तो हम कुछ महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, तो आप मुझे बताइए। तो 2 चीजें थी यहाँ पर, पहला चीज मैंने बताया था मेरे भाई, 2 चीजें हैं। एक तो ये था कि हमें क्या लिखना है और नंबर 2 कैसे लिखना है। तो पहले क्या लिखना है ये शब्द का आंसर लेना है हमें कहाँ से, ज्यादा पढ़ करके, और कैसे लिखना है ये चीज तो हो जाएगा। तो मेरे बच्चे एक बात मुझे बताओ, क्या आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्या आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा पढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर टीचर भी, मैं भी अगर सीखा हूं तो मैं भी पढ़ के ही सीखा हूं। दुनिया का कोई भी इंसान अगर सीखा है वो भी पढ़ के ही सीखा है। यस महोदय, यस महोदय। और देखना, याद रखना बच्चों, अब ये सोचो कि अगर आपको मैथ में 10 नंबर लाना है, मैथ में अगर 10 नंबर लाना है तो सोचो कितना टफ है। मैथ में 10 नंबर लाने के लिए कितना टफ है आपको, प्यारे बच्चों पूरा, है ना, आपको कई चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ता है ना। आपको 10 नंबर लाने के लिए बहुत कठिन है, मैथ हो या साइंस हो, इसमें 10 नंबर लाना बहुत कठिन है
SST में लाना बहुत कठिन है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 10 नंबर मिल रहे हैं निबंध में, बहुत आसान है ना। निबंध में आपको मिल रहे हैं 10 नंबर, वो भी पूरा आसान है। तो क्या इसको छोड़ेंगे, बताइए छोड़ेंगे? प्यारे बच्चों जहां जहां ज्यादा नंबर है उसको खींच करके निकालना है, उसको पकड़ के खींच के निकालना है, जैसे कल निकाले थे, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको प्यारे बच्चों, आज हम आपको पहले ना पढ़ के दिखाएंगे, पहले हम आपको बताएंगे पढ़ना कैसे है, ठीक है। लीजिए तो ये है निबंध, ये है निबंध प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ये हमारा हिंदी का निबंध है और 10 में से 10 नंबर और हर बच्चे का आएगा, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। छोड़ना नहीं है, नंबर को खींच के निकालना है। अरे हिंदी संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर खींच के निकालेंगे हम लोग, देख लेना। आइए आज का मोटिवेशन सुनते हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता के राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। हमें हार नहीं मानना है। ये है प्यारे बच्चों हिंदी के निबंध, ये है हिंदी विषय के निबंध। और आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज लिखने वाले बच्चों है ना, कि निबंध लेखन का तरीका बेस्ट क्या है। निबंध लेखन है ना, लेखन का तरीका बेस्ट क्या है। तो सबसे पहला नंबर एक, आपके पास जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में अथाह ज्ञान होना चाहिए ना, अथाह ज्ञान होना चाहिए। नंबर एक है कि अगर हम दीपावली के बारे में लिख रहे हैं तो दीपावली के बारे में आपके पास अथाह ज्ञान होना चाहिए। इतना पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा हो कि एकदम अंदर से नॉलेज बाहर निकलना चाहिए, है ना, अथाह ज्ञान होना चाहिए। नंबर दो प्यारे बच्चों, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और नंबर तीसरा है प्यारे बच्चों, नंबर तीसरा है कि बच्चों सजावट, है ना, सजावट जो है, सजावट भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जब आप लिखेंगे तो लगना चाहिए भैया कितना सुंदर सुंदर लिखे, बहुत सुंदर लिखना है। और कहते हैं बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं वो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले समझिएगा। पहला है होली पर्व 2020, 19, 16, 22, पूरा चांस है कि 2024 में आएगा, पूरा चांस है, 1-2% नहीं है, पूरा चांस है कि होली एग्जाम में इस बार आएगा। छात्र और अनुशासन 17 में, 19 में, 18 में, 14 में। वृक्षारोपण 20 में, 19 में, 15 में। मेरा प्रिय खेल फुटबॉल 12 में, सॉरी 12 या 20 है ना, 12 में भी है, 20 में भी है, 16 में भी है, 22 में भी है, 24 में पूरे चांसेस हैं। दीपावली 19, 18, 14, 12। उसके बाद में प्रदूषण 20, 19, 13। महात्मा गांधी 21, 17 और 15। ठीक है, तो ये सारे सवाल इतने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम लोग 7 निबंध को देखने वाले हैं। पहले बच्चों जब हमारा निबंध आता है, जब निबंध हमारे एग्जाम में आता है तो सबसे पहले देखिए होली के बारे में। किसके बारे में? होली के बारे में। तो क्या हमें पॉइंट भी प्यारे बच्चों अपने मन से लिखना होता है या पॉइंट पहले से लिखा होता है, बताइए। तो पॉइंट बच्चों पहले से ही लिखा होता है और हमारे एग्जामिनेशन में 5 निबंध आते हैं जिसमें से कोई एक लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 सबसे पहले बताओ कि कितने निबंध आते हैं, कितने हमारे पास ऑप्शन होते हैं, कितने ऑप्शन होते हैं बताइए। तो ऑप्शन होते हैं 5 ऑप्शन होते हैं और 5 में से कोई एक लिखना है। और हर निबंध के पॉइंट्स हमें दिए होते हैं, पॉइंट्स पर ही हमें लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास है दीपावली, तो दीपावली में देखिए क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। दीपावली में सबसे पहले पॉइंट दिया गया है बच्चों भूमिका, दूसरा दिया है धार्मिक संदर्भ, तीसरा है लाभ और चौथा है हानि और 5वां है उपसंहार। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स हमें पहले दिए होते हैं और इन्हीं पॉइंट्स में हमें लिखना है, भूमिका लिखना है, धार्मिक मान्यता क्या है, दीपावली के होली के क्या लाभ हैं, होली के क्या हानि है और लास्ट में आप होली के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों भूमिका के बारे में सबसे पहले बताइए कि ये भूमिका क्या होता है। आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे एक शब्द बच्चों भूमिका, ये भूमिका होता क्या है? भूमिका क्या होता है? किसी भी निबंध में अगर हम भूमिका की बात करते हैं तो ये भूमिका होता क्या है महोदय? भूमिका का मतलब ये होता है कि उसके बारे में, जिस चीज के बारे में हम लिख रहे हैं उसके बारे में कम शब्दों में थोड़ा सा ज्ञान, यानी कि जिसके बारे में लिखना है ना, तो कम शब्दों में उनका परिचय, है ना, कम शब्दों में परिचय, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ होली, तो होली का परिचय आपको कराना है भैया, होली क्या है,
होली को क्या क्या माना जाता है, होली मतलब थोड़ा सा आपको उसके बारे में परिचय देना है। तो कहते हैं कि कम शब्दों में हमें क्या देना है, उनका परिचय देना है, चाहे होली हो, दीपावली हो, गांधी जी हो, कोई भी चीज हो, परिचय देना है। और लास्ट में बच्चों एक है ना, दो ही टॉपिक जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, लास्ट में उपसंहार क्या होता है, उपसंहार। मेरे बच्चे उपसंहार के बारे में क्या लिखना है, उपसंहार में लिखना है कि आप जो है ना, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि दीपावली क्या है ये तो आप कहीं से पढ़ लिए, गांधी जी क्या है आप तो कहीं से पढ़ लिए, लेकिन लास्ट में उपसंहार के बारे में है कि आपके थॉट्स ना, आपके विचार, ये जो आपके विचार है ना, इसी को उपसंहार माना गया है। तो यहां पर आपके विचार होते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में आपके विचार होते हैं, शुरू में होती हैं उनके बारे में परिचय, शुरू में परिचय लास्ट में विचार, शुरू में परिचय लास्ट में विचार, शुरू में परिचय लास्ट में विचार। समझ गए, बोलो हाँ या ना। लेकिन ट्वेल्थ वाले बच्चे अगर पढ़ते हैं तो ट्वेल्थ वाले को पॉइंट्स नहीं दिया होता है, अपने से ही पॉइंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे हमने बोला कि भूमिका में कम शब्दों में परिचय और आपके विचार। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले नॉलेज के लिए खूब पढ़ना पड़ता है बच्चों, खूब पढ़ना पड़ता है। आइए बच्चों, हम लोग बस ये मान लेते हैं कि हमारे 24 में ये क्वेश्चन पक्का रहेगा, हम लोग मान लेते हैं कि 24 में ये सवाल पूरा पक्का रहेगा। मैं आपको ये बताता हूं कि हम पढ़ करके उसको कैसे सीखेंगे और फिर कैसे एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे बच्चों, आज आपके सामने 2 चीजें प्रस्तुति होंगी। पहला क्या बताओ, पहला मैं खुद इसको पढ़ूंगा और फिर मैं खुद इसको लिख कर दिखाऊंगा, अपने से लिख कर दिखाऊंगा, तब बहुत मजा आएगा। और बच्चों कितने शब्दों में होना चाहिए, तो शब्द 250 से, है ना। बच्चे कहते हैं कितने पेज में, पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शब्द हैं, जो शब्द हैं वो मेरे बच्चों लगभग 250 से 300 होने चाहिए। अच्छा शब्द कैसे गिनते हैं बताओ, शब्द कैसे गिनते हैं, देखो शब्द कैसे गिनते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक लाइन में कितने शब्द हैं बताओ, एक लाइन में 13 शब्द हैं। तो ये एक लाइन हो गया, 2 लाइन 3 लाइन 4 5 6 7, अप्रोक्स देखेंगे 7 है। तो ये टूटी लाइन है, ये टूटी लाइन है, तो 6 लाइन पूरा पूरी होगा, 6 लाइन। तो पूरा शब्द कितना हो गया, 13 गुना 6, 13 पचे 65, 13 78, 73 क्या ना, 13 78। तो ये बच्चों कितने हो गए शब्द बताओ, ये कुल कितने शब्द हो गए, तो ये हमारे शब्द 78 शब्द हो गए। यानी एक लाइन को गिनना है, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेना है। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं आपके सामने बहुत तेजी में। होली के बारे में भूमिका में देखेंगे क्या लिखा है। होली के भूमिका में ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट भूमिका दिया है, तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट भूमिका लिखा, फिर लिख करके पढ़ना है। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जो एक साथ मौज मस्ती रवानी जबानी रंगीली अलमस्ती की याद दिलाती है। रंग और उल्लास का पर्व होली मना, देखो सिर्फ मेन पॉइंट याद करते चलना, मेन पॉइंट याद करो, है ना। रंग और उल्लास का पर्व होली मनाने की तैयारी बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है, यानी कि सरस्वती पूजा के बाद से शुरू हो जाती है। भारतवर्ष के कोने कोने में यह उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देखो बस याद करना कि ये जो उत्सव है पूरे भारत में मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिए। आगे, फागुन महीने की पूर्णिमा की शाम मुहूर्त के अनुसार होलिका कुंड का पूजन कर होली दहन किया जाता है ना। होलिका जो है ना, होलिका बहन थी, है ना, उसके राक्षस की, उसको होलिका दहन करते हैं पहले। होलिका दहन के दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गुलाल मलते हैं। फिर होली मिलन में लोग वैर भाव भूलकर गले मिलते हैं। तो ये प्यारे बच्चों होली के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया था। तो क्या आपने यहां से कुछ जानकारी अपने दिमाग में लोड किया, बताओ हाँ या ना। यस सर, कुछ जानकारी हमने अपने दिमाग में यहां से लोड कर लिया, ठीक है, कि होली जो है वो रंगों का त्योहार है। इसकी स्टार्टिंग प्यारे बच्चों बसंत पंचमी से ही हम लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं। होली पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। होली के पहले दिन रात में हम लोग होलिका दहन करते हैं। उसके दूसरे दिन हम लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। उसके बाद हम लोग एक दूसरे से दुश्मनी भूल करके गले लगा लेते हैं और अपने वैर के भाव के, दुश्मनी के भाव को भूल जाते हैं। ये सब चीज हम लोगों ने यहाँ से लोड कर लिया, दिमाग में लोड हो गया सर, लोड हो गया। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्या हमें रटना है, बताओ क्या हमें रटना है मेरे बच्चों, नहीं। देखो टीचर के ना एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर जो होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं।
तो हमें रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है ना, रटना नहीं है। बस जो याद हो गया अच्छी बात है, नहीं याद हुआ वो भी अच्छी बात है। आइए, एक पॉइंट खत्म। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में कि धार्मिक संदर्भ क्या कहता है। धार्मिक यानी कि धार्मिक मान्यता क्या है, हम क्यों होली मनाते हैं, आप बताइए। होली क्यों मनाते हैं, आप लोग मुझे बता दीजिए। कहते हैं महोदय देखिए, होली क्यों मनाते हैं, इसका धार्मिक संदर्भ क्या कहता है। कहते हैं धार्मिक संदर्भ है कि यह पर्व भारतीय संस्कृति में धार्मिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप नामक एक दानव राज था, स्वयं स्वयं को ही भगवान मान बैठा। हिरण्यकश्यप ने भगवान की भांति है ना, भगवान की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहता था। जो बच्चों हिरण्यकश्यप था वो अपना बेटा को जिंदा जला देना चाहता था, और उसकी बहन को, उसकी बहन होलिका जो थी उसको ये वरदान मिला था कि वो कभी अग्नि में नहीं जलेगी। इसलिए अपनी बहन को अपने अपने बेटे को गोद में देकर वो बैठा दी आग में, और जब आग जला तो क्या हुआ, उसकी बहन जल गई। लेकिन भगवान ने भक्त पर कृपा की, प्रहलाद के लिए बनाई चिता में स्वयं होलिका जल गई, जबकि उसे अग्निदेव का वरदान प्राप्त था। इसी धार्मिक संदर्भ के आधार पर होलिका दहन की परंपरा है। नास्तिकता पर आस्तिकता की, बुराई पर भलाई की, है ना, की विजय के प्रतीक के रूप हैं। होलिका दहन के अगले दिन हर्षो उल्लास के साथ होली मनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या यहाँ के डाटा को आपने याद किया, क्या यहाँ के डाटा को आपने अपनी मेमोरी में लोड किया। हाँ सर, हम समझ गए धार्मिक मान्यता क्या है, होली क्यों मनाते हैं। तो कहते हैं सर क्या हुआ था कि एक प्रहलाद नाम का भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था, नाम था भक्त प्रहलाद, और उसके पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो थे उसको उसको प्रहलाद में अपना दुश्मन दिखाई पड़ता था। उसको लगता था कि ये लड़का भगवान की भक्ति करेगा, जबकि वो अपने आप को खुद भगवान मानता था। तो हिरण्यकश्यप जो था, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जो हिरण्यकश्यप ये अपने आप को क्या मानता था, बोलो, अपने आप को भगवान मानता था, भगवान। और इसका जो बेटा पैदा हुआ, बेटा, उसका नाम क्या था, बेटा नाम था प्रहलाद, है ना, प्रहलाद उनका बेटा का नाम था। और प्रहलाद जो है ये अपने बाप को भगवान नहीं मानता था, ये भगवान की भक्ति, मतलब कि भगवान हरि की भक्ति करता था, भगवान विष्णु मान लो ना, ये भगवान की भक्ति करता था। तो इन्होंने, है ना, हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको जिंदा जला देते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसको जिंदा जला देते हैं। तो इसकी बहन थी, उसका नाम, है ना, इसकी बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था, बहन का नाम था होलिका। अब ये बहन को गोद में दे दिया, है ना, बहन की गोद में प्रहलाद को बैठा दिया, और बैठा करके मेरे बच्चों क्या कर दिया, आग लगा दिया। क्या कर दिया बताओ, आग लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इसकी बहन को वरदान मिला था अग्निदेव का कि तुम आग से कभी नहीं जलेगी। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। लेकिन कुछ ऐसा गलती कर दिया इन्होंने जिसके कारण से होलिका दहन हो गया, होलिका मर गई, और कौन बच गया बच्चों, जल्दी बताओ। होलिका मर गई और प्रहलाद जो है वो बच गया। और इसी खुशी में, क्योंकि ये जो थे, ये दोनों भाई बहन, ये जो इनके माँ, इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, फूफू बोलते हैं, फुआ, इनकी फुआ और पिता, ये दोनों क्या थे, ये, है ना, ये दोनों बुराई थे, ये दोनों बुराई थे, यानी कि ये दोनों बुरा करते थे। और ये जो प्रहलाद था ये क्या था, अच्छा था, अच्छाई पे तरफ था, है ना। तो कहते हैं कि अच्छाई, है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसलिए जो लोग हैं बहुत खुश हुए, और लोग खुश होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाया। उसी के दिन, है ना, उसी दिन के बाद से होली मनाई जाती है। ठीक है, प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, उसकी फुआ ने नहीं जला पाई, उसकी फुआ खुद जल गई, तो बुराई की हार हो गई, और उसी दिन से लोगों ने होली मनाना स्टार्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने धार्मिक मान्यता समझ लिया, तो बोलो हाँ सर समझ लिया, समझ लिया। बस इस चीज को परीक्षा में आएगा तो हमें लिख देना है। चलिए, हमने धार्मिक मान्यता होली का समझ गया। यस महोदय, समझ गए। यस, रटना नहीं है, समझना है। यस, समझ गए, ठीक है ना, चलो, है ना। आप लोग मेरे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं, अब होली के क्या लाभ हैं आप बताइए। आपके अकॉर्डिंग क्या होली के कुछ लाभ हैं या नहीं है, लाभ हैं, यस और नो। होली के कुछ लाभ हैं या नहीं है, बताओ, थोड़े बहुत भी लाभ हैं। पर एक बार सब लोग जितने बच्चे हैं एक बार क्लास को लाइक कर देंगे बच्चों की, लाइक की संख्या भी जो है आज की क्लास में मिनिमम 6000 प्लस होनी चाहिए, तो सब लोग कर देंगे। अब होली के लाभ बताइए, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, होली के क्या लाभ हैं।
कुछ भी लाभ है या नहीं होली के? कुछ लाभ हैं? हाँ भैया, लाभ तो हैं, लाभ तो बिल्कुल होंगे। क्या लाभ है बताइए? होली के कुछ तो लाभ बताइए। सर देखिए, होली में क्या होता है ना कि हम लोग कहते हैं फगवा एलो लगीच, भोटिया चट्टी खींच। यानी प्यारे बच्चों, क्या करते हैं फाल्गुन महीने में जब होली आने लगता है, इसके सबसे बड़े लाभ ये हैं कि हम लोग अपने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से साफ सुथरा करते हैं। जैसे दीपावली में होता है, होली में भी एक दूसरे को, है ना, होली में हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे घर को साफ सुथरा करते हैं और घर के वस्त्रों को भी साफ सुथरा करते हैं। दूसरा लाभ ये है कि होली में जो भी हमारे थोड़े द्वेष रहते हैं, जिनके साथ भी थोड़ा दुश्मनी वगैरह रहता है, उसको भी हम लोग भुला देते हैं। और जीवन में जो भी लोग गम में जिंदा रहते हैं, जो लोग दुख में जिंदा रहते हैं, होली आने पर थोड़ा सा उसके जीवन में खुशियां भर जाती हैं। तो ये सब होली के लाभ हैं। ये सब होली के लाभ हैं। एक बच्चे ने लिखा है सर कि सर जी, समय का महत्व है। हाँ सर। एक बच्चा कहता है भांग खाते हैं नहीं, तो कहते हैं होली के क्या लाभ है? तो कहते हैं कि होली का ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि होली का यह पर्व पाप पर पुण्य का तथा दानवता पर देवत्व का, है ना, के विजय का प्रतीक है। हर्षोल्लास का यह पर्व होली, होली प्रीति का पेय है, यानी कि प्रेम का, प्यारे बच्चों कह सकते हैं प्रेम, है ना, यह है। यह पर्व हमें वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष को भूलने तथा परस्पर प्रेम, स्नेह एवं एकता की भावना के साथ रहने का संदेश देता है। सभी लोग इस दिन अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग रंग अबीर लगाकर गले लगाते हैं। होली के रंग सभी को जोड़ता है और रिश्तों में प्रेम और अपनत्व का रंग भरता है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि हाँ? यस। अगर आपका कोई आस पड़ोस है जो आपसे बात नहीं करता है, तो प्यारे बच्चों वो भी बात करने लगता है। तो बताइए होली के लाभ हैं। क्या आपको यहाँ से कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया कि होली क्या है। होली क्या है? होली के दिन हम लोग अपने पुरानी बातों को, अपनी पुरानी दुश्मनी को, अपनी भाषा में कहें, अपनी पुरानी दुश्मनी को भुला जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। और होली की तैयारी में हम लोग अपने घरों को भी साफ सुथरा करते हैं। ये भी इसका सबसे बड़ा लाभ है। अब बच्चों बताइए, क्या होली के कुछ हानि भी हैं? क्या होली के कुछ हानि भी हैं? बताओ हाँ या ना। हानि भी है? बोलो यस और नो। यस और नो? हाँ महोदय, हानि भी है, बहुत बड़ा हानि है। अगर होली में हम क्या करते हैं, काला रंग किसी को लगा देते हैं, किसी के आंख में रंग घस देते हैं, किसी के ऊपर गोबर फेंक देते हैं, किसी को नाला में गिरा देते हैं, होली में दारू पी के सो जाते हैं, ये सब क्या है? होली का क्या है? ये हानि है बच्चों। पहले का, हाँ पहले का होली होता था अबीर से। होली मेन किससे होता है? अबीर से होता है। इन आज का होली है भाई, रंग से होली होता है। और दूसरी बात है, लोग कादा से, मिट्टी से, गिट्टी से, पत्थर से, नाला में, कीचड़ में, दारू पी के डीजे में डांस करते हैं, एकदम टिंकू जिया वाला चलता है होली। समझ रहे हो? ये सब हानि है। तो कहते हैं मेरे भाई, हाँ, तो कहते हैं कि कुछ अबोध जन, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो मूर्ख लोग हैं, इस दिन दूसरों पर सड़ा कीचड़ उछालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, मदपान कर शर्मनाक गाने और गाली गलौज करते हैं। कुछ लोग इस अवसर पर पुरानी अदावत का बदला लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो चाहते हैं भैया हम दुश्मनी नहीं भुलाएंगे, दुश्मनी के होली के दिन पटक पटक के मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे, बोलेंगे बुरा ना मानो, होली है, दो चार थप्पड़ खींच देंगे। ठीक है ना? कहते हैं कि वर्गगत, जातिगत तथा संप्रदायगत विद्वेष का विष फैलना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि होली शत्रुता के विरुद्ध मित्रता, गंदगी के विरुद्ध स्वच्छता एवं अनेकता के विरुद्ध एकता का पर्व है। वो सब भूल जाते हैं बच्चों, वो सब भूल जाते हैं। ये हानि है। ये हानि है कि कुछ लोग जो है होली के दिन अपना फायदा निकाल लेते हैं और एक दूसरी जाति में मार करा देते हैं, उठा पटक्कन हो जाता है। हाँ, बुरा ना मानो होली है, पेंटुल खोल देगा तुम्हारा, बुरा ना मानो होली है। ए भगवान, ये कौन होली है? अब लास्ट में अब लास्ट में आप होली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये हमारा उपसंहार होता है। तो मेरे बच्चे, अब आपको लिखना है उपसंहार। तो उपसंहार में क्या लिखना है? होली के बारे में आपको जो भी लगता है, तो मैं लिखूंगा उपसंहार में। उपसंहार में लिखना, जैसे यहाँ लिखा है कि होली एक सामाजिक पर्व है। होली भारत का सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है और यह हमें प्रेम, स्नेह, भ्रातृत्व तथा एकता का पाठ पढ़ाता है। अतः हमें असामाजिक प्रवृत्तियों तथा शर्मनाक आचरणों से दूर रहना
चाहिए। ये प्यारे बच्चों उपसंहार है, इसके बारे में आपको लिखना है कि होली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो भैया होली के बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं कि होली जो है बहुत अच्छा पर्व है, होली जो है एक बहुत बढ़िया पर्व है। लेकिन क्या दिक्कत है ना कि हमें होली पर्व को मनाते समय बहुत सतर्कता के साथ, बहुत अच्छे से हमें होली पर्व मनाना चाहिए। ठीक है ना? चलो हो जाएगा, बोलो। कई जीवों की हत्या, हाँ ये भी गलत बात है कि होली में, हम होली में देखते हैं भाई साहब तुम होली मना रहे हैं, टिंकू जिया कर रहा है, लेकिन देखते हैं उस मुर्गा सबको देखते हैं, हाय तुरी गिरे, मुर्गा खस्सी को देखते हैं, वो सोचते हैं इसका क्या होगा, उसका तो एकदम, मुर्गा खस्सी सोचता है भाई होली तुम मना रहा है, हम लोग को छोड़ दो। लोग इतना मांस मछली काटता है, उस दिन बहुत जीवों की हत्या भी होता है। तो ये भी बच्चों बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है ना? हो गए? आप बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो होली के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा बच्चों, हमने नॉलेज गेन किया, वहां से पढ़ करके हमारे दिमाग में नॉलेज आ गया। अब हमारे पास क्या है बताओ? अब हमारे पास ज्ञान है। अब बच्चों क्या है? ज्ञान का भंडार है। अब हमारे मस्तिष्क में क्या है? ज्ञान का भंडार है। अब बच्चों जब इस है ना, जब इस पॉइंट में हमारे पास ज्ञान का भंडार है और एग्जाम में सवाल पूछा गया होली पर निबंध, किस पर? होली पर निबंध, तो अब आप लिख पाएंगे? बोलो हाँ या ना, लिख पाएंगे? यस महोदय, अब तो हम लिख पाएंगे होली पर निबंध। क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि हमारे पास ज्ञान का भंडार है, होली के बारे में नॉलेज है, ज्ञान है। यस, आइए बच्चों, अब हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं लिख कर दिखाऊं आपको? मैं लिख कर दिखाऊं, कितने लोग चाहते हैं? गुरुजी आपके एग्जाम में आपने निबंध कितने में लिखा था? मेरे एग्जाम में मेरे बच्चों, मैंने दीपावली पर हमारा निबंध आया था और मैंने सोचा था 250 शब्दों में लिखना है, अधिकांश होगा तो 300 होगा। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था तो मेरा 350 के आसपास पहुंच गया था। 350 के आसपास शब्दों में हमने लिख दिया था निबंध बच्चों, 350 शब्दों में, 350 शब्दों में हमने निबंध लिख दिया था। आइए अब मुझे खुद से निबंध लिखना है, कहते हैं खुद से निबंध लिखना है। तो आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले आप लोग भी लिखिएगा, मैं तो बहुत पटक 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 के तुम लोग को भी, नहीं नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। आ जाओ, ये है हमारी कॉपी। हाँ, सबसे पहले प्यारा सा ऊपर में लिख देते हैं निबंध। हाँ, प्यारा सा लिख देते हैं भैया मेरे, कि हमारा जो लिखने वाले वो क्या है? निबंध है। तो लिख देते हैं ये क्या है? निबंध है। निबंध 2 बार लकीर दे देते हैं इस तरह से। निबंध जो है ये सवाल दूसरे नंबर का होता है, नहीं तीसरे का होता है। तो निबंध की प्रश्न संख्या 3 है और हम निबंध लिख रहे हैं, जो निबंध जो लिख रहे हैं वो क ख ग करके होता होगा। तो निबंध में हम लोग बच्चों मान लीजिए कि क नंबर का कोई है या ख नंबर का है, क नंबर का ही है, क नंबर का ही कोई है, इसका नाम क्या है? नाम है क नंबर का ही कोई है और इसका नाम है होली। बच्चों क्या नाम है? होली नाम है। होली क्या है? नाम है। लिख दिया? लिख दिया। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या लिखें बताओ? होली में भी सबसे पहले क्या लिखना है? भूमिका। नंबर 1 रोमन वाला नंबर दिया रहता है, नंबर 1 में लिखना है भूमिका। तो फिर लिखेंगे भूमिका, लिख करके डैश देंगे। अब देखना ये कोई अलग पेन से, लेकिन अब हमें लिखना है, अब हमें लिख के दिखाना है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों होली। होली रंगों का उत्सव है या त्योहार है, रंगों का त्योहार है। यह पर्व, यह पर्व पूरे भारतवर्ष में, यह पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मनाया जाता है। होली, होली फाल्गुन माह, होली फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में होली फाल्गुन माह में मनाया जाता है।
होली फाल्गुन माह में मनाया जाता है। होली भारत का एक सांस्कृतिक त्योहार है। भारत का गलती हो गया तो यहाँ पर एक लिख देंगे। एक सांस्कृतिक त्योहार है। त्योहार है। जन को, भारतीय जन को यानी भारतीय लोगों को, जन को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं बेसब्री से इंतजार रहता है। अब वहां का भी कुछ नॉलेज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था कि बसंत पंचमी के बसंत पंचमी के बाद से ही लोग बसंत पंचमी के बाद से ही लोग होली की तैयारी में लग जाते हैं। होली की तैयारी में होली की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों हमने आपके सामने कुछ लिखा बच्चों। ठीक है। और ये कितने शब्दों में हुआ पता है आपको? कितने शब्दों में हुआ सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 54 शब्दों में हमने भूमिका लिखा है। भूमिका लिखा है 54 शब्दों में। अब प्यारे बच्चों हमें लिखना है क्या है? अब जो पॉइंट दिया होगा, अब जो पॉइंट दिया है उसके बारे में हमें लिखना है। अब पॉइंट क्या दिया है बताइए? अब दिया होगा सांस्कृतिक मान्यता। अब अगला पॉइंट है बच्चों कि धार्मिक संदर्भ। धार्मिक संदर्भ। ठीक है। अब क्या लिखना है? नंबर 2 बताइए। नंबर 2 में लिखना है धार्मिक संदर्भ। धार्मिक संदर्भ आप लोग लिख रहे हैं? हाथ उठाइए। कौन कौन मेरे साथ लिख रहे हैं? कौन कौन मेरे साथ लिख रहे हैं? यस सर हम लोग लिख रहे हैं। धार्मिक संदर्भ क्या है? होली त्योहार मनाने का होली त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? होली त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई? इसका इसका सबसे प्रमुख इसका सबसे प्रमुख धार्मिक मान्यता यह है। धार्मिक मान्यता यह है कि हिरण कश्यप हिरण कश्यप नामक एक राक्षस या एक दानव खुद को ही भगवान मानता था। भगवान मानता था। जब इनके घर जब इनके घर प्रहलाद प्रहलाद जब इनके घर पुत्र प्रहलाद का
लाद का जन्म हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ, जन्म हुआ तो जन्म हुआ तो प्रहलाद प्रहलाद पिता को भगवान न मानकर, पिता को भगवान न मानकर, पिता को भगवान न मानकर देवताओं को पूजने लगे, देवताओं को पूजने लगे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अग्नि में जलाने के लिए, जलाने के लिए अपनी बहन होलिका को, होलिका को गोद में प्रहलाद देकर, गोद में प्रहलाद देकर, अपनी बहन होलिका को गोद में प्रहलाद देकर अग्नि में बैठा दिया, अग्नि में बैठा दिया, जिसे अग्निदेव का वरदान प्राप्त था, वरदान प्राप्त था। परंतु परंतु होलिका जल गई, जल गई और प्रहलाद बच गया। बच गया। उसके अगले दिन लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक दूसरे को रंग और अबीर लगाए, रंग व अबीर लगाए। उसी दिन से पूरे भारत में होली मनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। ठीक है ना। तो ये बहुत लंबा हो गया, बहुत लेंदी हो गया। ठीक है ना। क्या हमने लिखा या नहीं लिखा बोलो। और ये नॉलेज कहाँ से आया मेरे बच्चों। सबसे बड़ी बात ये है, ये बताओ आप मुझे कि ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला, ये नॉलेज हमें कहाँ से मिला, बताइए जल्दी से। तो महोदय, ये ज्ञान, ये जो नॉलेज है, ये हमें कहाँ से मिला है? तो ये हमने अभी आपके सामने पढ़ करके प्राप्त किया है। ठीक है। ये जो ज्ञान आप देख रहे हैं कि होली का त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, इसका सबसे प्रमुख धार्मिक मान्यता यह है कि हिरण्यकश्यप नामक एक दानव खुद को ही भगवान मानता था। जब इसके घर पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ तो प्रहलाद पिता को भगवान न मानकर देवताओं को पूजने लगा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अग्नि में जलाने के लिए, अग्नि है ना, अपनी बहन होलिका को गोद में प्रहलाद देकर, होलिका को गोद में प्रहलाद देकर, प्रहलाद देकर, प्रहलाद देकर, प्रहलाद देकर, बताइए, अग्नि में बैठा दिया, जिसे अग्निदेव का वरदान प्राप्त था। परंतु होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उसके अगले दिन लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक दूसरे को रंग व अबीर लगाए, है ना। उसी दिन से पूरे भारत में होलिका मनाने की परंपरा शुरुआत हो गई।
हिरण्यकश्यप का क्या हुआ, वो तो बचे रह गए। सर पौराणिक का मतलब क्या है कि पुराणों में जिसका जिक्र हो, पुराणों में जिसका जिक्र हो उसे पौराणिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब ये बताओ, क्या आप लोग आगे लिख दोगे? हाँ महोदय, क्या आप लोग आगे लिख दोगे? बिल्कुल हाँ या ना? ठीक है, क्या आप लोग आगे लिख सकते हो? तो मुझे यस लिख करके बताओ कि हाँ महोदय हम लोग आगे लिख सकते हैं। चलो यस यस यस। किसी भी किताब से याद नहीं करना है बच्चों, ध्यान देना ध्यान देना। आपको दुख कब होता है? आपको दुख कब होता है? जब आप किसी चीज को रट कर जाते हैं और वो परीक्षा में नहीं आता है, तब आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तो क्या अभी मैंने रटा था बच्चों? अभी आपके सामने मैंने तो भी पढ़ा था ना? क्या मैंने रटा था? नहीं, रटना नहीं है, बस उसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, रटना नहीं है। ठीक है, आगे करके लिख देंगे। ठीक है, तो हमने आपको लिख के दिखाया कि हाँ ऐसे हमें लिखना है बच्चों, समझ गए ना? यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए कि अगर हम होली के बारे में पढ़ के सीख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे बच्चे होली के बारे में, देखो ये कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, ये कोई बच्चों प्रश्न उत्तर तो नहीं है, ये कोई प्रश्न उत्तर तो नहीं है जो आपको याद करना है। प्रश्न उत्तर होता है तो हमें याद करना पड़ता है, लेकिन ये तो प्रश्न उत्तर नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा लेख। इसको याद नहीं किया जाता है, बस इसके बारे में जो भी लिखा है उसका ज्ञान प्यारे बच्चों कुछ 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 पॉइंट्स याद करना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स याद रखना पड़ता है। तो अब बताइए कितने बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि अगर होली का सवाल आ गया, है ना, अगर होली का सवाल आ गया तो मेरे बच्चे 10/10 आएगा? बताओ हाँ या ना? अगर होली का सवाल आ गया तो 10/10 आएगा? यस महोदय, 10/10 आएगा। अब मन में सवाल होगा गुरुजी क्या 10/10 मिलता है? मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 नंबर आए हैं, 100 नंबर आए हैं। हिंदी में 100 नंबर बहुत सारे बच्चों के आए हैं। ठीक है ना, 100 नंबर बहुत बच्चों के हिंदी में आए हैं, याद रखना। इसलिए याद रखना कि 10/10 आराम से आएगा, पक्का आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, अब होली के बारे में हो गया, अब हमें ऐसे ही पढ़ के बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान लेना है, बस ज्ञान लेना है आपको। आइए बच्चों देखते हैं अब अगला ज्ञान हमें कहाँ से उठाना है, बताइए। अगला ज्ञान हमें उठाना है कहाँ से? छात्र, छात्र और जीवन में डिसिप्लिन यानी अनुशासन। छात्र और अनुशासन के बारे में पढ़ें, पढ़ना स्टार्ट करें, बोलो। और एक दो नहीं पढ़ना पड़ेगा बच्चों, लगभग लगभग बताइए। अगर आप चाहते हैं पूरा 10 नंबर मिले तो हमें कितने गद्यांश पढ़ने होंगे? कम से कम 10, है ना? 10 गद्यांश हमें, सॉरी 10 निबंध। 10 निबंध को कितनी बार बताइए? अगर आप 10 नंबर लाना चाहते हैं तो मिनिमम 10 निबंध को, 10 निबंध को जो हम आपको देंगे, 10 निबंध को 5 बार करके पढ़ना पड़ेगा। 10 निबंध को 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 10 निबंध को 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भी, उसके बाद भी बच्चों जो निबंध हम पढ़ के गए, जो निबंध हम पढ़ के गए 10 निबंध वो नहीं आया तो क्या करेंगे? 10 में से एक भी परीक्षा में नहीं आया तो क्या करेंगे बताओ? गुरुजी 10 में से अगर एक भी परीक्षा में नहीं आया फिर भी हमें कोशिश करना होगा कि जो आया है उसके बारे में लिखना है, क्योंकि 10 निबंध पढ़ते पढ़ते आप इतने जानकार हो जाओगे कि आप किसी भी निबंध, ना सॉरी, हाँ आप किसी भी निबंध को लिख पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप किसी भी निबंध को लिख पाओगे। अगर 10 के बाद भी अलावा अगर कोई, अगर दूसरा आता है तो हम उसको भी लिख देंगे बच्चों, उसको भी लिख देंगे, बोलो हाँ या ना? यस महोदय, यस महोदय, लिख देंगे। ठीक है, कहेंगे ना, कोशिश करोगे ना? यस सर। आइए पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप ये मत समझिए, कभी इच्छा रखिए कि जो हम नहीं पढ़ा, जो हम पढ़े हैं वो नहीं आया परीक्षा में, तब जो नहीं आया तब डर रहे हैं ना, परीक्षा हॉल में गए हैं, अथी पप्पा पप्पा जो पढ़े हैं वो नहीं आया तब, दीदी दीदी जो पढ़े हैं नहीं आया तब। बैठ पगला कहेगा, जो पढ़े हैं नहीं आया तब कौन दिक्कत है? नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जो पढ़े हैं वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन लिखना। देखो आप लोग हमको भेजे थे, आप लोग का हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन गड़बड़ है। हैंडराइटिंग हम देखे थे, आप लोग जो कल निबंध बना, वो आप लोग गद्यांश बनाकर भेजे ना हमको, गद्यांश बनाकर बहुत सारे बच्चे भेजे थे। आपका हैंडराइटिंग गड़बड़ है, आप लोग का हैंडराइटिंग, बहुत बच्चा का हैंडराइटिंग हम देखे थे
मोर देन 70% बच्चा का हैंडराइटिंग गड़बड़ है, हैंडराइटिंग गड़बड़ है 70% बच्चा का। हैंडराइटिंग ठीक कीजिए पहले। बच्चा बहुत डरता है, डरने से कुछ नहीं होता बाबू, यानी आपको बहुत ज्यादा पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ये वाला फील होना चाहिए, देखो हमने अपना 100% दिया, अब पेपर में जो भी आएगा उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे और नंबर बहुत तगड़ा आएगा। नंबर मिलता है बच्चों, बस सुंदर सुंदर लिखना है, डरना नहीं। अपना हैंडराइटिंग पर काम करो, सबको कह रहे हैं हैंडराइटिंग सुधारो, हैंडराइटिंग बहुत घटिया हैंडराइटिंग है तुम लोग, हम देखे हैं। इसका देखो क्या नाम है, आशीष है, रितिका है, रोशन है, हैंडराइटिंग समझा लो। तो डरना नहीं है कि कौन अगर नहीं आए तो क्या होगा, कहते हैं होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, यानी इसके बाद भी जो आएगा उसको भी लिखेंगे, यानी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। समझ रहे मेरी बात को? यस, इसके अलावा भी अगर कुछ आएगा तो उसको भी बनाना है। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं छात्र और अनुशासन के बारे में। अब यहाँ से ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान लीजिए फटाफट से, ज्ञान लीजिए फटाफट से। कहते हैं छात्र भूमिका, अनुशासन का महत्व, अनुशासन का मार्गदर्शन और उपसंहार। पढ़ते हैं बच्चों कि एक छात्र के जीवन में भूमिका क्या है। कहते हैं कि दृष्टि के, माफ कीजिएगा, सृष्टि के रचिता ने जिस सृष्टि की रचना की है वह इतनी नियम पूर्वक चलती है कि उसके एक एक क्षण का परिवर्तन निश्चित समय पर होता है। पहले बच्चों ये बताओ, दुनिया में सब कुछ पहले से तय है या नहीं है? हाँ सर, भगवान ने हर चीज को पहले से तय कर दिया है। सूर्य और चंद्रमा का चमकना एकदम टाइम से होता है, एकदम, कभी देखा 1 मिनट लेट होता है सूर्य को? नहीं, चमकना। आगे दिन और रात का होना, दिन और रात भी प्यारे बच्चों एकदम टाइम से होते हैं। पेड़ पौधों पर फल फूल लगना आदि, ये सब कार्य इतने नियमित और निश्चित समय पर होता है जिन्हें देख आश्चर्य होता है। सृष्टि का समस्त कार्य एक निश्चित नियंत्रण या अनुशासन के अधीन चल रहा है। अनुशासन के बारे में बताया गया है, इस सृष्टि में, इस दुनिया में कितना अनुशासन का पालन हो रहा है। यह है बच्चों क्या, यह है क्या इसकी, यह है इसका भूमिका, यह है इसका पूरा का पूरा भूमिका, यह है इसकी भूमिका। ठीक है, ये क्या है? भूमिका है। अब हम पढ़ते हैं कि अनुशासन का क्या महत्व है। बच्चों आपको लगता है कि नहीं अनुशासन का कोई महत्व है? बोलिए हाँ या ना। हाँ महोदय, मुझे लगता है कि अनुशासन का महत्व है। अगर अनुशासन ना हो तो हम समय पर क्लास में नहीं आए, लेकिन मैं थोड़ा सा कम मानता हूँ अनुशासन। सॉरी सॉरी आप लोगों के लेकर के, बाकी में मैं मानता हूँ, है ना, अनुशासन। ठीक है, तो बच्चों हमने बोला कि अनुशासन का क्या महत्व है। तो मेरे बच्चे, हमारे जीवन में अनुशासन का काफी महत्व है। एक अनुशासन व्यक्ति उच्चतम शिखर तक पहुंचता है, और जो व्यक्ति जीवन में अनुशासन नहीं मानता है वो जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता है। अनुशासन को मानकर एक इंसान ना, एक साधारण मनुष्य भी बच्चों बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है, मतलब अपने जीवन में बहुत अच्छा मतलब पैसा कमा सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो अनुशासन का क्या महत्व है, ध्यान दीजिएगा क्या महत्व है। तो कहते हैं कि अनुशासन जो है, अनुशासन है ना, अच्छा अभी हमें लिखना था ना, अनुशासन शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अनु और शासन। ध्यान रखना, यहां से नॉलेज उठाइए। अनु और शासन, इसका तात्पर्य है शासन का अनुसरण करना, अर्थात शासन के नियमों का पालन करना तथा उसके नियंत्रण में रहना। अनुशासित जीवन को ही सभ्य जीवन कहा गया है, अनुशासित जीवन को ही सभ्य जीवन कहा गया है। छात्र जीवन में तो अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। ये हमने भूमिका में लिखा है बच्चों। तो आप बताइए अनुशासन कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से अनुशासन, एक है बच्चों अनु और दूसरा क्या है? शासन। एक है अनु और दूसरा है शासन, इनके मेल से बना है अनुशासन। इसका तात्पर्य है कि शासन का अनुसरण करना, शासन के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अब बच्चों इसके महत्व को पढ़ते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है महत्व को। अनुशासन का क्या महत्व है? अनुशासन हमारी सभ्यता का प्रथम सोपान है, यानी पहला पहचान बच्चों, यह हमारे सभ्य जीवन की आधारशिला है। छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी को विद्यालय, खेल के मैदान, छात्रावास और अपने घर परिवार तथा प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन में रहने का अभ्यास हो जाए तो यह जीवन भर अनुशासित रहेगा। अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी ही देश का सभ्य नागरिक बन सकता है और वही स्वयं को, अपने परिवार को तथा स्वदेश को उन्नत बनाने में सहयोग
दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर विद्यार्थी जीवन में आपके अंदर प्यारे बच्चों विद्यार्थी जीवन में अनुशासन आ गया, विद्यार्थी जीवन में कब किसके सामने बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितने जोर से बोलना है, कब कैसे खड़ा रहना है, ये सब अगर विद्यार्थी जीवन में आपने सीख लिया तो आपका पूरा जीवन अच्छा होगा। आप लोग अक्सर देखे होंगे, जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में आपके साथ अच्छा होगा वो हाई स्कूल में भी अच्छा होगा, और वो बच्चा आगे चल करके कॉलेज में भी अच्छा होगा, और आगे चल करके अपने जीवन में भी अच्छा होगा। तो प्यारे बच्चों बताइए, क्या हमारे छात्र जीवन में अनुशासन का कोई महत्व है या नहीं है? छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व है या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यस महोदय, यस भैया, छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। हाँ भैया, बिल्कुल महत्व है, ठीक है ना? अनुशासन का महत्व, अनुशासन अगर हमारे जीवन में है, अगर बचपन से ही छात्र जीवन में अभी से ही अनुशासन हमारे अंदर है, तो आगे चल करके जब हम बड़े होते हैं तो हमारा जीवन और बेहतर होता जाता है। और अनुशासन नहीं है तो हम लोग एकदम नीचे गिरते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला पॉइंट लिखा गया है अनुशासन का मार्गदर्शन। जो अनुशासन है, अनुशासन का क्या मार्गदर्शन है, यानी अनुशासन हमें क्या मार्ग दिखाता है? कहते हैं आज छात्रों की अनुशासनहीनता देश के एक ज्वलंत समस्या है। आज के जो छात्र हैं वो बिल्कुल अनुशासन को नहीं मानते हैं, बहुत दिक्कत कर रहे हैं। कहते हैं कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में उदंडता दिखाना, शिक्षकों का अपमान करना और परीक्षा में नकल करना और कराना, रोकने पर निरीक्षकों को पीटना या उनकी जान ले लेना, बसों रेलों में बिना टिकट यात्रा करना, छात्राओं के साथ छेड़खानी करना, उनकी अनुशासनहीनता के नमूने हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए, अनुशासन हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन ये सब अभी आज के समय में हो रहा है या नहीं? बताइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुशासन में नहीं रहते हैं। स्कूल में उद्दंडता करते हैं, हल्ला करते हैं, मारपीट करते हैं, शिक्षकों को गाली देते हैं, पेपर में चोरी करना चाहते हैं, चोरी नहीं करने पर टीचर को पीटते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। ये सब काम बच्चों आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। अतः विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। देश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। जो देश में भी शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छी नहीं है। छात्र को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, फलस्वरूप वह हिंसा और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाता है। देश के विद्यार्थी में अनुशासन की पुनः स्थापना के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, ताकि उसमें विश्वास पैदा हो और वह एक सभ्य नागरिक के रूप में समाज के सामने आ जाए। प्यारे बच्चों, आप ये बताना, दिल से बताना, आजकल अधिकांश लोग क्यों पढ़ते हैं? मुझे बताना एक बार अच्छे से। अधिकांश लोग, और किस लोगों को, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सही में पढ़ा लिखा माना जाता है? तो कहते हैं सर, आजकल जो है अधिकांश लोग सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं। और जो लोग सरकारी नौकरी ले लेते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी ले पाते हैं, उसी को माना जाता है कि हाँ ये अच्छा पढ़ाई किया है। गांव घर में भी बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा पढ़ाई हुआ। और जो लोग सरकारी नौकरी नहीं ले पाते हैं, उसका पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं ये कौन पढ़ाई किया है, फल्लावा का बेटा की पढ़ाई, नौकरी नहीं ले पाए तो कोई पढ़ाई हुआ? तो आजकल की जो पढ़ाई है बच्चों, ध्यान देना, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि सिर्फ नौकरी ही बच्चों पढ़ाई होनी चाहिए। लोग क्या है, अगर आप बढ़िया पढ़े लिखे इंसान हैं, अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं लगा है, तो देखिए आपके घर में भी दीदी होंगे, भैया होंगे, कोई इज्जत नहीं करता है। कितना पढ़ा है, ग्रेजुएशन, वैसा पढ़ला कौन फायदा, नौकरी ने तो कोई फायदा हुआ कि? कोई फायदा नहीं हुआ। नौकरी होगा तब ना फायदा मेरे बच्चे। तो दिमाग में ऐसा लोड डाला गया है, ऐसा लोड डाला गया है, बात भी वही है बच्चों, कि जब तक प्यारे बच्चों नौकरी लग जाए तो अच्छी लड़की मिल जाती है, नौकरी मिल जाए तो दहेज मिल जाता है, नौकरी मिल जाए तो गांव वाले ऐसे इज्जत करते हैं, ऐसे सलामी ठोकते हैं, ऐसे सिर झुकाते हैं, जैसे लगता है कि भाई को राजा आ गया है।
जबकि कोई भारी बात नहीं है, वही 25,000, 30,000, 40,000 रुपये महीना मिलता है, 50,000 रुपये, लाख रुपए महीना मिलता है, और क्या मिलता है? यही पैसा मिलता है। तो बच्चों, ये समाज में ऐसा बना दिया गया है कि नौकरी है तो सब कुछ है। अब एक बच्चा पूछ रहा है, गुरुजी नैतिक शिक्षा क्या होता है? नैतिक शिक्षा होता है समाज में कैसे रहना है, बड़ों का कैसे आदर करना है, मम्मी पापा को क्या मानना है, मम्मी पापा का सिर कभी झुकने नहीं देना है, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसका बदला कैसे लेना है, ये सब बताना बच्चों नैतिक शिक्षा है। तो हम ये नहीं कहते हैं कोई बेइज्जती करे तो जाके करके है ना कपार फोड़ दो मार करके, नहीं, ये नैतिक शिक्षा नहीं हुआ। नैतिक शिक्षा का मतलब है कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था, जिन जिन लोगों ने मुझे गरीब बोला था, जिन जिन लोगों ने हमारे पापा मम्मी के साथ में बुरा बर्ताव किया था, उन लोगों का प्यारे बच्चों आज मैं बदला ले रहा हूँ। पर मैं कैसे ले रहा हूँ बताओ? आज मैं बदला ले रहा हूँ अपने कलम की ताकत से, अपने शिक्षा से। आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वहां से जो भी हमें पैसा मिलता है, जो भी आमदनी मिलती है, उस पैसे से प्यारे बच्चों, है ना, उस पैसे से आज हमारा परिवार बहुत संपन्न है, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। कोई भी प्यारे बच्चों हमारे समाज में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको नैतिक शिक्षा दे रहा हूँ अभी, ये जो मैं बता रहा हूँ यही नैतिक शिक्षा है कि आज पूरे समाज में मैंने ना तो किसी को एक लाठी मारा, ना तो मैंने किसी को गाली गलौज की। फिर भी प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे लोग थे, हेटर्स होते हैं, हर जगह हेटर्स होते हैं जो आपको नहीं पसंद करते हैं, 2 4 5 लोग होते हैं। तो वैसे लोग अपने आप खत्म हो गए, अभी सब लोग हमसे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सफलता प्राप्त की। सफलता मतलब क्या प्राप्त किया? हमारा नाम बहुत लोग जानते हैं, हमने अपने आप को अच्छा इंसान बनाया, हमने कुछ पैसे कमाए। अब बच्चों, दो चीज है, आपकी इज्जत और पैसा, जिसके पास है, जिसका लोग सम्मान करे और जिसके पास पैसा हो, ये दो चीज अगर आपके पास है तो आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो मैं बच्चों अभी दुनिया का सबसे अमीर इंसान अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों है। मेरे पास लोग इज्जत भी मुझे बहुत करते हैं, और मैं एक नौकरी वाले से कुछ ठीक ठाक ज्यादा पैसा भी कमा लेता हूँ। तो दो चीजें हमारे पास हैं, तो लोग हमारी इज्जत करते हैं। तो आप लोगों को मैंने नैतिक शिक्षा दिया कि आपको भी जीवन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला मेरे भाई कि हमने क्या क्या क्या, हमने उसको जवाब देने के लिए हमने लड़ाई किया, हमने लाठी उठाया, हमने उसको गाली गलौज दी? नहीं सर, आपने कलम उठाया, अपना अपना भविष्य तय किया। और आज लोग हमें पसंद करते हैं। आज लोग, जो लोग हमसे नफरत करते थे, वो लोग आज हमसे मिलने के लिए तरसते हैं और हमसे मिलना चाहते हैं बच्चों। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ एक सेल्फी खींचूं, मैं उनके साथ एक फोटो खिंचाऊं। ये लोग तरसते हैं वो मेरे साथ फोटो खिंचाएं, बढ़ जाए। यस। तो मेरे बच्चे, ये है अनुशासन। तो क्या आप लोग सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं? मुझे बताइए, यस और नो। नहीं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही बच्चों सभ्य इंसान बन सकता है, जो अपने परिवार को चला सकता है, जो अपने गांव के लोगों की बातों को सुन सकता है, जो अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकता है, जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी पत्नी के माता पिता, अपने माता पिता को समझ सके, आप ऐसा इंसान बन सकते हैं। तो पढ़ाई सिर्फ ये ना हो कि भैया नौकरी मिला तब तो ठीक है, नहीं मिला तो सब पेपर को जला दो, फेंक दो। नहीं, पढ़ाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नौकरी के लिए हो। पढ़ाई बच्चों आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ज्यादा ज्ञान देंगे तो आप बोलोगे सर नैतिक शिक्षा नहीं चाहिए, हमको किताबी ज्ञान दीजिए। तो इसलिए आजकल लोग नैतिक शिक्षा नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों कि हमारे देश में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है, यानी कि प्रजा ही, प्यारे बच्चों, हमारे देश में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है, जिसमें सत्ता प्रजा के हाथों में होती है। उसे ही राष्ट्र निर्माण के लिए भावी नीतियों के निर्धारण करना है। हमारे लिए अनिवार्य है कि आज का विद्यार्थी अनुशासित होकर आगे बढ़े। आज बच्चों, जनता ही सरकार को चुनती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जनता का पढ़ा लिखा होना चाहिए, जनता का अनुशासन में होना चाहिए। तो कहते हैं कि आज का विद्यार्थी अनुशासित होकर आगे बढ़े, ताकि उसमें स्वचरित्रता, धैर्य, साहस, उत्साह, विश्वास तथा कर्तव्य परायणता की भावना जागे। सैनिक अनुशासन, है ना, सैनिक अनुशासन को सदा से ही आदर्श अनुशासन माना गया है। बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा अनुशासित कौन है? हम कहें बच्चों कि इंडिया में सबसे ज्यादा अनुशासन में कौन रहते हैं? आप बोलोगे सर आर्मी, सैनिक, फौजी जो होता है वो सबसे ज्यादा अनुशासन में रहता है।
उसके उठने का समय फिक्स है, उसके सोने का समय फिक्स है, उसके प्यारे बच्चों नाश्ता करने का समय फिक्स है, उसके दौड़ने का, उसके प्रैक्टिस करने का, हर चीज का फिक्स समय होता है। तो कहते हैं बच्चों कि सैनिक अनुशासन को सदा से ही आदर्श अनुशासन माना गया है, परंतु उसका मूल आधार भय और दंड व्यवस्था होते हैं। लेकिन बच्चों क्यों करते हैं बताइए? आर्मी जो है वो अनुशासन में क्यों रहती है बताओ? किससे? डर के कारण से और दंड की वजह से। डर ये होता है कि अगर हम अनुशासन पालन नहीं करेंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों दंड रहता है ये कि अगर कोई फौजी टाइम से नहीं उठता है तो उसके जो बॉस होते हैं, उसके जो हेड होते हैं, वो उसको बहुत पीटते भी हैं। तो वो तो दंड की वजह से अनुशासन में रहते हैं, दंड की वजह से रहते हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रजातंत्र की प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता में उच्च स्तर का अनुशासन होना जरूरी है। अतः विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्ति में उसकी नींव पड़ जानी चाहिए। छात्रों में इस अनुशासन की स्थापना का भय या कठोर दंड व्यवस्था से नहीं, अपितु उनके हृदय में सोए हुए सद्विचारों को जगाकर ही किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों देखो, अनुशासन सिखाने का दो तरीका है। एक है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देकर के आपको अनुशासन बनाया जाए, और एक दूसरा है आपको लाठी से, छड़ी से पीट करके आप हल्ला कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप अगर स्कूल में हल्ला कर रहे हैं तो टीचर के पास दो ऑप्शन है। बताओ कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि आपको आकर के कमरे को बंद करे और छड़ी लेकर के विद्यार्थी को इतना पीटे, इतना पीटे, इतना पीटे, अगले दिन से विद्यार्थी स्कूल में हल्ला करने से पहले भी 10 बार सोचे। तो ये हो गया पहला अनुशासन। दूसरा हो गया, अगर आप हल्ला कर रहे हैं तो दूसरा टीचर, मना एक और अलग तरह के टीचर होते हैं जो आपके पास आए, आप लोगों को कहे, प्रणाम विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? बोलेंगे अच्छे हैं। विद्यार्थी जी, अगर हल्ला करने से अगर अपने देश का भविष्य सुधर सकता है, हल्ला करने से अपना बिहार बदल सकता है, हल्ला करने से आप लोग जीवन में सफल हो सकते हैं, और अगर हल्ला करने से आपके पापा की गरीबी दूर हो सकती है, हल्ला करने से आपके गांव में, समाज में आपका इज्जत बढ़ सकता है, हल्ला करने से आपकी अच्छी घर में शादी हो सकती है, तो कृपया आप लोग जोर जोर से हल्ला करें। विद्यार्थी वहां पर क्या होगा? विद्यार्थी जी सोचेंगे कि सही कह रहा है टीचर कि हल्ला करने से हमारे जीवन में कुछ नहीं बदल सकता है। हम ही विद्यार्थी हैं जो पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। हम लोग पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, हल्ला गुल्ला करने में लगे रहते हैं। और जब हमारा कंपटीशन एग्जाम होता है, जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाते हैं, तो हम ये समझते हैं अपने आप को कि भैया हम कितना बुरा कर चुके हैं। अभी तो हम लोग को सिर्फ 10th दिख रहा है, सिर्फ 11th 12th दिख रहा है। लेकिन बच्चों हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य इसके आगे भी है। 10th पास करके आप अपने माता पिता की गरीबी दूर नहीं कर सकते। 10th पास करके आप माता पिता के सीना को चौड़ा नहीं करवा सकते। माता पिता को गांव में इज्जत नहीं दिला सकते। जो पिता दिन रात मेहनत करके आपके लिए फीस लाता है, दिन रात दूसरे के घर में काम करके आपको मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा देता है, क्या सिर्फ 10th पास करने से उनको वो खुशी मिलेगी? नहीं महोदय। जब आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके आप एक अच्छा टीचर बनेंगे, अच्छा डॉक्टर बनेंगे, अच्छा किसान ही बनेंगे पढ़े लिखे, या किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे, उस दिन आपके पिता की आंख में आंसू होंगे। पिता का वो फटा पुराना शर्ट अगर पिता पहना होगा, उसके बाद भी वो गर्व से आपको कहेंगे। मैं देखता हूँ बच्चे, मतलब जो अपने खास करके अपने बिहार की बात करता हूँ, जो हमारे माता पिता होते हैं वो कितना आस लगाए बैठे हैं। बेटा चाहे पढ़ने में कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो फोन पर ऐसे बात करते हैं। फोन पर बेटा पढ़ने में कमजोर भी है, फोन पर ऐसे बात करते हैं, हाँ जी, अभी तो हम पूरा पैसा कमा कोड़ी के बेटे पर लगाए छी। हाँ देखे छी बेटा की करते है जीवन में। हाँ, और ये पढ़ लिख के जब सरकारी नौकरी लेते हैं तो सब जितना कमाई खर्चा कर ले छी सब ऊपर हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, पूरा पैसा बेटा पर लगाए छी अभी। तो ये प्यारे बच्चों होता है। और यहीं पर क्या है ना, कुछ ऐसे बेटे होते हैं, कुछ ऐसे बेटे होते हैं जो अपने बाप के इस शब्द को, अपने पिता के इस शब्द को समझ पाते हैं कि हमारे पिताजी हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं।
और वो बेटा एक दिन मेहनत करके अपने पापा का जो भी पैसा वो आपके ऊपर लगाए हैं, चाहे वो आपकी साइकिल खरीदने में हो, आपकी किताब खरीदने में हो, चाहे आपके कपड़े खरीदने में हो, हमारे पिता माता पिता हमारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते हैं। एकदम बेसिक। अभी ठंड हुआ होगा ना, आप याद कीजिएगा, अभी ठंड के टाइम में आप लोग याद कीजिएगा, अभी के टाइम में देखिएगा, आपके सबसे पहले पिताजी ने आपके लिए स्वेटर खरीदा होगा, आपके लिए चादर खरीदा होगा, आपके लिए गर्म कपड़े खरीदे होंगे। उसके बाद उन्होंने अपने लिए लिया होगा। जो मिडिल फैमिली के हैं, जो गरीब परिवार से, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। पहले आपके लिए लिया होगा, उसके बाद उन्होंने खुद के लिए लिया होगा। या तो हो सकता है बस ये कह दिया होगा, मेरा मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरा मेरा तो पहले का ही बहुत अच्छा है, मुझे क्या जरूरत है लेने की। तो पिता अक्सर ये कह देता है कि मेरा बहुत अच्छा है, मुझे क्या जरूरत है लेने की। इसलिए कह देता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने लिए स्वेटर के जो पैसे हैं उस पैसे को भी बचा कर रखते हैं, ताकि उसके बच्चे को अगर आगे कल चल करके कुछ बीमार हो जाए बच्चा, कल चल करके बच्चे को और जरूरत पड़े किसी पैसे की, मतलब कहीं जरूरत पड़े या कोई कोर्स लेना हो, तो वहां पर पैसा दे। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को समझिएगा, अपनी चीजों को, कि हमें जीवन में अनुशासन क्यों ग्रहण करना है। इसलिए ग्रहण करना है कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। मेरे बच्चों, याद रखना कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम ही बहुत बड़ा पढ़ा पंडित बन गए हैं, हमारा दोस्त तो दिन भर दौड़ता है, हमारा दोस्त तो खेलता है। मेरे बच्चे याद रखना, हर लड़का या हर लड़की सफल नहीं होता है। अब मेरा ही देख लो, मेरे गांव में 10,000 लड़के होंगे मान लो, मतलब नहीं तो 5,000 तो होंगे। 5,000 लड़के में कुछ ही लोग सफल हो गए, मुट्ठी भर लोग सफल होते हैं। तो मैं उसमें से अपने आप को सफल मानता हूँ। तो बस ये सोचो आप कि हर किसी को देखकर आप कॉपी मत करो। सफलता आपको प्राप्त करनी है, गरीबी आपको दूर करना है। तो प्यारे बच्चों, अभी समय है 10th क्लास अच्छे से पास करना, फिर इंटर पास करना, फिर आपको कंपटीशन की तैयारी पूरी ईमानदारी से करना, और तब तक नहीं रुकना जब तक एक अच्छी सरकारी नौकरी नहीं ले लो। हाँ, मैं मानता हूँ नौकरी सब कुछ नहीं है, पर अपने माता पिता की गरीबी को दूर करने का साधन नौकरी है। वहां से जो पैसा मिलता है, वहां से आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि इन चीजों को सीखिए। और आप ये कब कर सकते हैं, आप ये सब कब कर सकते हैं, आप ये तब कर सकते हैं जब आप अनुशासित रहेंगे, जब आप टाइम से उठेंगे, टाइम से पढ़ाई लिखाई करेंगे, तभी आप लोग ये सब कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब है अपना उपसंहार। उपसंहार में क्या है कि आप अनुशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो मैं लिखूंगा कि अनुशासन व्यक्ति को जीवन में एक अच्छा इंसान बनाता है। अनुशासित व्यक्ति हर कार्य को अपने समय पर करता है। और यहाँ अनुशासन का संबंध छात्र से जोड़ना है, क्योंकि यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है छात्र और अनुशासन। तो अनुशासन को बार बार जोड़ना किससे है, अनुशासन को बार बार छात्र के जीवन से जोड़ना है, छात्र के जीवन से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि एक छात्र का जीवन में अनुशासित होना बहुत जरूरी है। जो छात्र अपने जीवन में अनुशासित होता है, वो सभी परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होता है। वो छात्र वो छात्र वो छात्र अपनी पढ़ाई के बल पर अपने आप को अच्छे मुकाम तक पहुंचाता है, और अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार, अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश का भी नाम रोशन करता है। बच्चों, आज अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, देखना कैसे नाम रोशन होता है। नाम कैसे रोशन होता है बताओ ध्यान से। अगर मैं बच्चों, आज आज मैं बच्चों कटिहार का हूँ। कहाँ का हूँ, कटिहार का। आज मैं कटिहार का हूँ, और प्यारे बच्चों, आज हमारे एप्लीकेशन जो है पूरे इंडिया में टॉप 10 में चला गया था। टॉप 10 में चला गया, माफ करो, है ना, टॉप 10 में चला गया। आज बच्चों पूरे बिहार में सबसे अधिक बच्चे हमें लाइव देखते हैं।
पूरे बिहार में सबसे अधिक बच्चे मुझे लाइव देखते हैं। रिकॉर्ड हम लोगों ने इधर बनाया था 9.3 या 4K का। ये प्यारे बच्चे पूरे बिहार में अभी 10th क्लास या 11th क्लास 12th क्लास किसी में भी ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो लोग बच्चों जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो हम कहते हैं भाई हम बिहार से हैं। पहले बाहरी अलग देश के लोग, सॉरी माफ कीजिएगा, अलग राज्य के लोग, जब दिल्ली वाले लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो जानना चाहते हैं सर आप कहाँ से हैं। बहुत सारी कंपनियां हमें कॉल करती हैं, हम कहते हैं बिहार से। बोलते वाह बिहार से, इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप। तो किसका नाम हुआ बताओ? बिहार का नाम हुआ। बिहार का नाम हुआ। जब प्यारे बच्चों नाम किसका हुआ? बिहार का हुआ, है ना। उसके पहले भी हम बात करते हैं, इसके पहले भी बात करते हैं कि नेपाल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी बिहार के लोग जो नेपाल में रहते हैं वो मेरी वीडियो नेपाल में देखते हैं। तो जब प्यारे बच्चों कोई लोग पूछता होगा कि ये टीचर कहाँ से पढ़ाता है, तो गर्व से कहता होगा इंडिया से पढ़ाता है। तो नेपाल के लोग होते हैं वो इंडिया से पढ़ाता है, इंडिया से। तो नाम किसका हुआ? भारत का। भारत के अन्य राज्य के लोग जाने हम बिहार से पढ़ाते हैं, तो नाम कहाँ का हुआ? बिहार का। बिहार के लोग जानना चाहते हैं सर आप किस जिले से पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कटिहार से। तो नाम कहाँ का हुआ? कटिहार का। जब कटिहार वाले लोग हमसे पूछते हैं कि आप कटिहार में कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ मनिहारी प्रखंड से मैं हूँ। मनिहारी प्रखंड से। कहाँ से बच्चों? तो मनिहारी, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण का मणि हेरा गया था, मणि खो गया था मनिहारी में। मनिहारी से। तो नाम कहाँ का हुआ? मनिहारी का। जब मनिहारी के लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ भाई मनिहारी में मेरा पंचायत का नाम है नवाबगंज। तो अब मेरे बच्चे नवाब शौकत अली वहां पर रहते थे, इसलिए वहां का नाम है नवाबगंज। तो नवाबगंज का नाम होता है। नवाबगंज के लोग पूछते हैं कि आपके माता पिता कौन है, तो मैं बताता हूँ मेरे माता पिता जो हैं। तो वहां से माता पिता का नाम होता है, परिवार का नाम होता है। तो बंदा एक साथ हर चीज का नाम देखो कैसे रोशन करता है। तो आप भी जब जीवन में आप आर्मी बन जाओगे, आप कुछ अच्छा कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, आप एक अच्छा टीचर बन जाओगे, अच्छा बिजनेसमैन बन जाओगे, अच्छा इंसान बन जाओगे आप, तो बच्चों आपका भी नाम होगा और पूरे गांव समाज का, सब जगह का नाम एक साथ होता है। ठीक है ना? समझ गए? तो बताओ, तो क्या हमारे जीवन में, क्या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन जरूरी है? कहते हैं अनुशासन जीवन को इतना आदर्श बना देता है कि अनुशासित व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा कुछ विशिष्ट दिखाई पड़ता है। उसका उठना बैठना बोलना व्यवहार आदि, है ना, व्यवहार करना आदि प्रत्येक क्रिया में एक विशेष व्यवस्था या नियम की झलक पड़ती है, माफ कीजिएगा मिलती है। अपनी समस्त वृत्तियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। संसार में वह कुछ विशेष कर सकने की क्षमता रखता है। उस ना उनका सब ओर सम्मान होता है तथा उसके चरण चूमती दिखाई पड़ती है, उसके चरण चूमती दिखाई देती है। अनुशासनहीन मनुष्य संसार में लेस मात्र भी सफल नहीं होता, बल्कि वह अपने अपने पतन के साथ ही साथ समाज का भी विनाश करता है। अब आप बच्चों बहुत बड़ा चोर बन गए। क्या बन गए? चोर बन गए। तो आप अपना ही नाम खराब करेंगे या अपने मम्मी पापा का भी, अपने गांव का भी, अपने बच्चों अभी अगर कोई पूछता है ना कि दिशा वाले सर कहाँ से हैं, मेरे गांव के लोग गर्व से बोलते हैं मेरे गांव से हैं, मेरे गांव से हैं। और कल अगर हम चोरी कर लेते तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं वो लड़का संजय, वो हमारा गांव का तो पैदा हुआ है लेकिन रहता नहीं हमारा गांव में, रहता पूर्णिया में है, वो पटना में रहता है, वो हमारा गांव का नहीं है, कोई आपको अपनाएगा नहीं। लेकिन अभी कहते हैं अरे रहता तो पूर्णिया में है हमारे गांव का। ठीक है? तो बच्चों ध्यान देना, हमने बोला कि बल्कि वह अपने पतन के साथ ही साथ समाज का भी विनाश करता है। अनुशासित जीवन ही वास्तविक जीवन है, अनुशासनहीनता मौत है। आज के अधिकांश छात्रों में इसका अभाव दिखाई दे रहा है, अतः उन्हें अनुशासन में रहना होगा। तो पहले बच्चों बताइए, ये है हमारा उपसंहार। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के छात्र को किस प्रकार से जीवन में अनुशासित होना चाहिए, अनुशासन का क्या महत्व है, और अनुशासन अगर है आपके जीवन में तो आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है? तो पहले बच्चों अगर आज के बाद कभी भी अनुशासन से क्वेश्चन पूछा जाए, छात्र और अनुशासन से, तो क्या आप बना देंगे? मुझे यस लिख करके भेजिए। हाँ महोदय हम बना देंगे। यस बोलो। यस सर बना देंगे बना देंगे बना देंगे। आगे बढ़ जाए? हाँ सर चलिए। अब मेरे बच्चे इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है वृक्षारोपण। ध्यान दीजिएगा कि आपने कभी अपने जीवन में वृक्ष का रोपण किया है? बताओ हाँ या ना। इसको भी मैं पढ़ा देता हूँ वृक्षारोपण को। यस।
अब बच्चों वृक्षारोपण के समझना है कि वृक्ष हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। हम वृक्ष को काट तो देते हैं पर वृक्ष हम लगाते नहीं हैं। बच्चों याद रखना हमेशा कि अपने अपने जन्मदिन पर आप सभी को अपना एक एक वृक्ष लगाना है। मेरा भी जन्मदिन इस बार आ रहा है, मैं देखता हूँ इस बार जन्मदिन पर कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ स्पेशल जरूर करूंगा बच्चों, ठीक है। तो कहते हैं वृक्षारोपण के बारे में कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, कभी स्कूल में विद्यालय में आपने वृक्षारोपण जरूर किया होगा, ठीक है। आइए जितने भी छात्र हैं सब लोग क्लास को एक बार लाइक करेंगे क्योंकि ये वाला टॉपिक हम थोड़ा फास्ट पढ़ने वाले हैं। सब लोग क्लास को लाइक कीजिए बच्चों स्पीड में, एक बार जल्दी से 6000 लाइक मैंने बोला था प्लस होने चाहिए। और एक बार क्लास को जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए पढ़ते हैं वृक्षारोपण के बारे में। कहते हैं इसमें भी भूमिका पॉइंट है, इसमें वृक्ष की महत्ता है, लाभ है, कटाई से हानि है, निष्कर्ष है। 5 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। तो पहला बच्चों भूमिका क्या है। वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना, इसका प्रायोजन करना। हमारे देश की सभ्य और सांस्कृतिक है ना संस्कृति वनों में ही पल्लवित हुई है। हमारे देश की जो सभ्यता है और हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं बच्चों हमारे पेड़ पौधों से ही जुड़ी हुई है। कहते हैं भारत में न केवल देवी देवताओं की अपितु प्रकृति प्रदत्त वृक्षों की भी पूजा होती है। बोलो हाँ या ना। क्या भारत में वृक्षों को भी पूजा जाता है? हाँ महोदय बिल्कुल। इन वृक्षों में देवताओं का वास होता है। देवताओं का वास माना जाता है कि इन वृक्षों में देवता रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पेड़ पौधों में देवता जी रहते हैं। कहते हैं कि मानव सभ्यता को भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याओं का समाधान इन्हीं वृक्षों से हुआ है। बच्चों बताइए हम जो भोजन करते हैं वो कहीं ना कहीं पौधे से आता है। हम महोदय साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब तो पौधे से ही आता है। हमारा वस्त्र जो बनता है बच्चों वो भी हमारे पौधों से, है ना, पौधों से ही हमारा वृक्ष है ना, हमारा वस्त्र भी बनता है। अगला आवास, हम लोग रहने के लिए जो घर बनाते हैं वो भी बच्चों लकड़ी के घर बनाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पौधों से ही आता है। कहते हैं वृक्ष अधिक होंगे तो प्रकृति का संतुलन होगा, वर्षा होगी, फसल होंगे, मनुष्य की मनुष्य की क्षुधापूर्ति होगी। इसलिए हमारे समाज में वृक्षारोपण की आवश्यकता तेजी से महसूस की जा रही है। यह मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व है। तो पहले बच्चों सबसे पहले भूमिका दिया गया है कि वृक्षारोपण का क्या भूमिका है। तो वृक्षारोपण का भूमिका यही है कि हम लोग बच्चों हर तरह से किस पर डिपेंड है बताइए। हम लोग हर तरह से वृक्ष पर निर्भर हैं। इसलिए पहले बच्चों वृक्षारोपण करना चाहिए या नहीं बताओ, वृक्षारोपण होना चाहिए या नहीं। हाँ महोदय, हम लोग हर तरह से वृक्षों पर रोपण है तो हमें वृक्षारोपण करना ही चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। अगला पॉइंट है कि वृक्षारोपण का क्या महत्व है। आप बताइए वृक्षारोपण का महत्व है या नहीं। महोदय वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। अगर हम वृक्षों को लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, क्योंकि वृक्ष हमारे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्षारोपण अगर हम लोग अधिक वृक्ष लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा जो वातावरण है उसका तापमान कम होगा। दूसरी बात है हमारी वायु शुद्ध होगी। तीसरी बात है हमारे प्रदूषण कम होंगे। चौथी बात है वर्षा होगी। पांचवी बात है छाया होगा। जब 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 जब, जब धूप होगी तो वहां बैठ करके हम लोग छाया में बैठ सकते हैं, तो छाया होगा, ठीक है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों वृक्षारोपण के महत्व हैं, ये सब फायदे हैं। वहां से हमें लकड़ी मिलेगी, जलावन के लिए लकड़ी मिलेगा। वृक्षारोपण होगा तो हम उसको काट करके बच्चों बहुत सामान वगैरह बाद में बना सकते हैं, जब जब वृक्ष बुरा होगा तो ये सब महत्व है। तो कहते हैं कि मानव के जीवन को सुखी, समृद्ध व संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का अपना विशेष महत्व है। वृक्ष हमें लंबे जीवन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। वे धरती पर वर्षा कराते हैं, धरती पर गर्मी को कम करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्षों से मनुष्य के हृदय को शांति मिलती है। ये हमें स्वार्थी बनने से रोकते हैं, क्योंकि बच्चों वृक्ष जो है वो बहुत बड़ा परमार्थी होता है। वृक्ष देखना हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, वो स्वार्थी बनने से हमें रोकता है और हमें दूसरों को उपकार करने की प्रेरणा देता है कि हम दूसरों को उपकार करें, ये हमें वृक्ष प्रेरणा देता है। अतः वृक्षों की महत्ता तब तक धरती पर बनी रहेगी जब तक मनुष्य का जीवन इस धरती पर है। जब तक मनुष्य इस धरती पर है बच्चों तब तक जो है वृक्ष की महत्ता हमारे जीवन में बनी रहेगी। तो बताइए प्यारे बच्चों की वृक्ष की महत्ता आपको एग्जाम में लिखना है। तो आप बताइए मुझे कि वृक्ष की महत्ता हमारे जीवन में है या नहीं। क्या आप लिख दोगे
यस लिख करके भेजो, हाँ है ना, कि हाँ भैया लिख देंगे, हाँ महोदय लिख देंगे, यस लिख कर भेजो। यस यस यस, आराम से हम लिख देंगे, है ना। वृक्ष के महत्व को आप एग्जाम में लिख देंगे। हाँ सर, वृक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो हम बहुत अच्छे से लिख देंगे कि हाँ ये वृक्ष का महत्व है। चलिए सर, आप अपने हाथ से लिखिए। नहीं बच्चों, अपने हाथ से लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मैं लिख सकता हूँ, बस यहाँ से पढ़ो और अपना उसको खुद से लिखो। गुरुजी लिख दीजिए ना, गुरुजी लिख दीजिए ना। मैं लिख दूं इसको? मैं क्यों लिखूं बच्चों, मैंने तो बताया था ना लिख सकते हैं आराम से ये चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारे पास पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है लाभ। बच्चों बताओ, वृक्ष के कोई लाभ है या नहीं? वृक्ष के कोई लाभ है या नहीं? बहुत लाभ है बच्चों, वृक्ष के बहुत लाभ है। वृक्ष से हमें शुद्ध वायु मिलता है, वृक्ष से हमें छांव मिलता है, वृक्ष से हमारा, है ना, वृक्ष से हमें जलावन की पूर्ति होती है, बहुत चीजें हैं। वृक्ष से मतलब हमें भोजन मिलता है। तो वृक्ष से अनेक लाभ हैं। बड़े बड़े नीम, पीपल, वट वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं। वृक्ष भूमि का क्षरण रोकते हैं, मतलब भूमि को खराब होने से रोकते हैं। वृक्ष वर्षा कराते हैं, इससे अच्छी फसलें होती हैं जिन्हें खाकर जीवित रहते हैं। पत्तों से खाद बनती हैं, सूखी टहनियों से ईंधन मिलती हैं, इनसे अनेक प्रकार की औषधियां मिलती हैं, कागज बनते हैं, इनसे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। ये हमारा लाभ है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों वृक्ष के लाभ के बारे में, तो क्या आप बहुत सुंदर लिख सकते हैं? हाँ महोदय लिख सकते हैं। ये है हमारे वृक्ष के लाभ, ये हमारे वृक्ष के लाभ बच्चों। आ जाओ, ये थे हमारे लाभ। अब पढ़ने वाले हैं कटाई से हानि। कटाई से हानि क्या क्या होती है? सर बहुत हानि होती है। अगर वृक्ष कट जाएंगे तो हानि ही हानि है। हमारा सबसे पहले पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ना, शुद्ध हमें हवा नहीं मिलेगा, हमारा वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। काटने से पहले बच्चों हो सकता है कि जब बहुत ज्यादा वृक्ष काट दिया जाए तो ज्यादा ऑक्सीजन खराब होने से प्रदूषण की समस्या होगी और इंसान उसे मतलब मर भी सकता है। तो कहते हैं आजकल आधुनिक एवं वैज्ञानिक युग में वृक्षों की अनाधून कटाई हो रही है। लोग फर्नीचर एवं ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इनसे धरती का संतुलन बिगड़ रहा है, जंगल खलिहान बन रहे हैं, है ना, वर्षा कम हो रही है, धरती धरती मरुभूमि बन रहे हैं, ऑक्सीजन एवं ओजोन की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसलिए वृक्षों की अनाधून कटाई की प्रतिपूर्ति आवश्यक है और इससे बहुत ज्यादा हानि है। अगर इस पर प्यारे बच्चों कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इस कटाई को नहीं रोका गया तो मानव का जीवन हो सकता है कि आने वाले समय में मानव का जीवन कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाए। ठीक है, तो यह है बच्चों हमारे कटाई से हानि। अब बच्चों लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, वृक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक बार लिख के भेजिए मुझे आप लोग कि वृक्षों के बारे में आपका क्या मानना है। उपसंहार, उपसंहार का मतलब यही है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम तो यही कहते हैं भैया कि वृक्ष जो है हमारा वृक्ष वृक्ष और मनुष्य के जीवन का एक गहरा संबंध है। मनुष्य का जीवन पूर्णतः वृक्ष पर समर्पित है, क्योंकि हम ऑक्सीजन हम अच्छे ऑक्सीजन के लिए, हम छांव के लिए, हम लकड़ी के लिए, हम अपने भोजन के लिए, हम अपने वस्त्र के लिए, इन सभी चीजों के लिए वृक्ष पर ही निर्भर है। इसलिए वृक्षारोपण होना चाहिए। वृक्षारोपण हम जितना ज्यादा करेंगे तो मनुष्य का जीवन उतना ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है, उपसंहार पूछा गया है, यानी आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं मेरे बच्चे ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ लिखा गया है कि कहते हैं कि वृक्षों के फैलाव के सिमटने का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। अब हमें वनों का, है ना, वनों का नंगापन और भवनों में 10 मंजिल ऊंची इमारतें नजर आती हैं। सही बात है ना? अभी क्या ना, अभी देखो बड़ी बड़ी इमारतें नजर आएंगी और वन है ही नहीं। आज का स्वार्थी मानव पेड़ों, है ना, पेड़ तो काटता गया लेकिन पेड़ लगाना भूल गया। इसलिए आवश्यक है कि जितने पेड़ काटे जाएं उससे कहीं अधिक रोपे जाएं। वृक्षों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अपने और आने वाली पीढ़ी के जीवन को बचाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना आवश्यक है। यही प्यारे बच्चों लिखना है लास्ट में अपने उपसंहार को, कि वृक्षारोपण के बारे में आपको उपसंहार लिखना है। लिख देंगे तो हाँ बताओ, यस भैया, यस भैया लिख देंगे। ठीक है, तो ये पहले ज्ञान आपको किसी न किसी पुस्तक से पढ़ के लेना पड़ेगा। लिखना अलग चीज है, उसके बारे में नॉलेज रहना अलग चीज है। तो पहले आपके पास ज्ञान होना चाहिए बहुत ज्यादा, तब आप लिख सकते हैं। यस लिख करके भेजिए, हो जाएगा। यस लिख कर भेजो।
यस महोदय, हो जाएगा। यस यस यस, हो जाएगा हो जाएगा। यस टीचर जी, हो जाएगा। चलो चलिए आइए, इसके बाद वाले पॉइंट है मेरा प्रिय खेल बच्चों। मेन है ना, मेन क्या है, इसके बाद वाला पॉइंट है मेरा प्रिय खेल। तो आप लोगों का कौन सा खेल है बताओ। यहाँ पर फुटबॉल के बारे में लिखा है बच्चों, मेरा प्रिय खेल फुटबॉल। ये मेरा मानना है कि फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है। अगर मेरा प्रिय खेल आएगा तो आप फुटबॉल की जगह पर आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, आप हॉकी लिख सकते हैं, आप क्रिकेट लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का तो क्रिकेट होगा, लगभग 50% से भी ज्यादा क्रिकेट लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो भी प्रिय खेल होगा, आपका जो भी प्रिय खेल होगा उसके बारे में आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, है ना। जो भी प्रिय खेल होगा इसके बारे में आपको ढेर सारा ज्ञान रखना चाहिए। तो एक बार बच्चों जो भी आपका प्रिय खेल है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना बच्चों, ना। एक बच्चा कह रहा है फ्री फायर, मारेंगे चोटा तरह फ्री फायर छुड़ा देंगे। फ्री फायर, यहाँ पर फ्री फायर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर फिजिकली जहाँ पर वर्क होता है वो वाला गेम बताओ ना। वो खाली मोबाइल में घुटू रहे, मारो रे। हम लोग के गांव में होता है मारो 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 मारो, इतना गाली गलौज करता है। ये सब नहीं करना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो ऐसा खेल बच्चों जिसके बारे में है ना, जो बच्चों फिजिकली हो, जिसको हम लोग दौड़ते हैं धूपते हैं, ये खेल बताना है। जैसे फुटबॉल के बारे में हम लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो बच्चों पहले इसकी भूमिका है, इसमें पॉइंट दिए गए हैं। भूमिका है, लाभ है, निष्कर्ष है, ठीक है। तो पहला भूमिका क्या है बच्चों, कि स्वस्थ जीवन और सफलता के लिए एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को एकदम स्वस्थ जीवन बिताने के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए मनुष्य को क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, एक स्वस्थ और है ना, कहते हैं ना, स्वस्थ जीवन और सफलता के लिए एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से, है ना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है। यूं तो भारत में कई प्रकार के खेल प्रचलित हैं। इसमें प्रमुख हैं फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन तथा क्रिकेट। वर्तमान समय में क्रिकेट सर्वाधिक लोकप्रिय है, परंतु यह खर्चीला और उबाऊ है। इसमें समय की बर्बादी भी होती है, इसलिए मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल है बच्चों। इसमें समय की बर्बादी, क्रिकेट में थोड़ा सा दिक्कत ये है ना, क्रिकेट में दिक्कत ये है भैया कि तुम्हारा बॉलिंग जो है वो तुम्हें 1-2 बार करने के लिए मिलेगा, और बैटिंग जो है तुम्हारा, बैटिंग वो भी हो सकता है एक आध महीने, मतलब कि एक आध ओवर खेलने मिले, या तो तुम 0 में आउट हो जाओ, है ना। तो ये चीज है क्रिकेट का हाल। लेकिन फुटबॉल में क्या है कि आप हमेशा दौड़ते रहते हैं। तो बच्चों एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जो है फिट, वो किस खेल में रह सकता है बताओ सर। फुटबॉल में सबसे ज्यादा आप फिट रह सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल में लोग दौड़ते ही रहते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं, तो बहुत फिट रह सकते हैं फुटबॉल में, ठीक है। चलिए, तो बच्चों कहते हैं कि इसलिए है ना, फुटबॉल क्यों प्रिय है बताओ। फुटबॉल इसलिए प्रिय होना है क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमेशा व्यक्ति गति में ही रहता है, दौड़ते धूपते रहता है। कहते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है और कहते हैं कि फुटबॉल का खेल खुले मैदान में खेला जाता है। यह खेल 2 दलों के बीच होता है। प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जिसका लक्ष्य एक दूसरे के खिलाफ अधिकतम गोल कराना होता है। इस खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 90 मिनट की होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बच्चों जो फुटबॉल की है वो कितने मिनट की होती है बताओ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है वो फुटबॉल की 90 मिनट की होती है। 90 मिनट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है फुटबॉल की बच्चों। कितनी होती है बताओ। 90 मिनट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता फुटबॉल की होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि लाभ क्या है फुटबॉल से। लाभ क्या है सर, फुटबॉल खेलने से सबसे ज्यादा फायदा है शारीरिक फिटनेस, ना। बहुत ज्यादा व्यक्ति स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कहते हैं कि फुटबॉल वह खेल है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ और अच्छा बनाता है। यह मनोरंजन का महान स्रोत है जो शरीर और मन को तरोताजा कराता है। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी खेल में ही जीवन के संघर्षों और उतार चढ़ाव से भली भांति परिचित हो जाता है। इस खेल में सहयोग और दलीय अनुशासन की भावना स्वतः आ जाती है। खेल के मैदान में खिलाड़ी अपनी स्वतंत्रता सत्ता को भूल जाता है, उसके सामने दल के सम्मान की रक्षा मुख्य ध्येय बन जाता है। खेल में किसी एक खिलाड़ी की जीत या हार नहीं होती, जीत या हार पूरी टीम की होती है, जो सभी खिलाड़ियों को टीम भावना से है जो सभी खिलाड़ियों को टीम की भावना सिखाता है। तो प्यारे बच्चों, फुटबॉल का लाभ यह है
कि जब खेल खेलते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले ये हो जाता है कि हार जीत को आप भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चों खेल में हार जीत होता रहता है। तो पहली बात है आप हार जीत को भूल जाते हैं, दूसरी बात है आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं, तीसरी बात है आप टीम में काम करना सीख जाते हैं, ठीक है, और चौथी बात है कि खेल में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी अगर आप पलक झपके तो दूसरा व्यक्ति गोल करके निकल जाएगा। कौन कौन फुटबॉल खेले हाथ उठाओ फटाफट से। कौन कौन अपने जीवन में कभी फुटबॉल खेले हाथ उठाओ तेजी में। कौन कौन फुटबॉल खेले हाथ उठाओ तेजी में, बहुत स्पीड में। कौन कौन फुटबॉल खेले हैं जल्दी बताओ। चलिए आगे कहते हैं बच्चों की निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है बच्चों की फुटबॉल जो है, निष्कर्ष यह है कि फुटबॉल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। इस खेल में उच्च भावना का विकास होता है, लेकिन जब टीम का कोई सदस्य विपक्षी टीम से मिलकर परिणाम को प्रभावित करता है तो खेल की भावना हानि पहुंचती है। लेकिन हाँ, आप देखे होंगे अपने गांव में जब हम खेलते हैं कोई टीम दूसरी तरफ मिल जाते हैं तो अरे ये तो लगता है दूसरी तरफ मिल गेलो है ना, दूसरा तरफ मिल गेलो भाई, अब तो गड़बड़ हो जेतो, सब पैसा गेलो, ठीक है ना। तो क्या होता है, दिक्कत तब होता है जब अपना पार्टी का कोई लड़का घूस लेकर के दूसरा पार्टी में मिल जाए, उसको बिस्कुट खिला दिया तो ओकरा पार्टी में चल गया, मारे उसको, है नहीं। तो कहते हैं निष्कर्ष ये है बच्चों, आगे कहते हैं कि फुटबॉल खेल के द्वारा विद्यार्थियों में एक ऐसी भावना पनपती जा सकती है जिसे अंग्रेजी में स्पोर्ट्समैन, है ना, स्पिरिट कहते हैं। खेल के प्रारंभ से अंत तक खिलाड़ी पूरी तन्मयता के साथ खेलता है। वहां की, है ना, वहां की जय पराजय को जीवन की जय पराजय से भी अधिक महत्व, है ना, अधिक मानकर अपने टीम को विजय दिलाने में वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। पर खेल खत्म होते ही वह अपनी जय पराजय को भूलकर अपने विरोधी दल के सदस्य से घनिष्ठ मित्रों की भांति दिल खोलकर मिलता है। जीवन भी एक खेल का मैदान है। यहाँ भी सफलता पाने के लिए, है ना, सफलता पाने के लिए ही स्पिरिट की आवश्यकता है। यानी हमेशा प्यारे बच्चों यहाँ पर भी जीवन में भी जो है ना, जीवन में भी जो है मेरे बच्चे हमें क्या करना है, जीवन में भी जो है ना खेल से बहुत, मतलब खेल जो ना ऐसा जो ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आज का जो मनुष्य है, आज का मनुष्य मेरे बच्चे, ये जितना भी फिजिकली खेल है इसको भूल करके आज का जो मनुष्य है वो पबजी खेलेगा, वो फ्री फायर खेलेगा, वो मोटरसाइकिल चलाएगा। कहाँ चला मोटरसाइकिल हम चलाते हैं ना, एक लड़का से हम पूछे कि हम बोले कि तुम मोटरसाइकिल चलाना जानता है, बोलता हाँ हम जानते हैं। इतना 3 फुटिया था, जानते हैं। हमने कैसे, मतलब हम मोबाइल में चलाते हैं मोटरसाइकिल, मारे दूझा पर मोबाइल में चलाता है। आज नहीं मोबाइल में मोटरसाइकिल चला रहा है आज, है ना, बोलता है कि हम गन चलाने जानते हैं। कहाँ में चलाता है? मोबाइल में। हम तीर चलाने जानते हैं, कहाँ पे? मोबाइल में। हम कैरम बोर्ड खेलने जानते हैं, एक बच्चा बोला, हमने खेलो कैरम बोर्ड। खेलने आया तो देखते हैं कि एक को गोटिया ने पिल रहा है उससे। हम बोले कहाँ में सीखा है? बोलता है मोबाइल में। आजकल इंसान हर चीज मोबाइल में सीख रहा है। ब्याह शादी भी कहाँ होगा? मोबाइल में। बच्चा भी कहाँ हो जाएगा? मोबाइल में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो इन सब चीज को हम लोग को ठीक करना चाहिए। बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आता है दीपावली। क्या आता है बच्चों? दीपावली। अब हमें पढ़ना है दीपावली के बारे में। किसके बारे में? दीपावली के बारे में। और दीपावली बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपावली के आने के पूरे चांसेस हैं बच्चों, ठीक है। दीपावली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लीजिए दीपावली नंबर 5 में है। दीपावली के बारे में हमको उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत नॉलेज पहले से होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे विद्यार्थी जी को पता होगा पहले से दीपावली के बारे में। तो आइए विद्यार्थी जी देखते हैं। लिखा है भूमिका, दीपावली का महत्व, दीपावली की प्रारंभ और निष्कर्ष। 4 पॉइंट दीपावली में दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात है बच्चों, दीपावली की क्या भूमिका है। तो कहते हैं कि दीपावली अर्थात दीप उत्सव कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाने वाला एक, सबसे लास्ट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग पढ़ लेना, लास्ट है ये। दीपावली अर्थात दीपोत्सव कार्तिक मास के अमावस्या को मनाए जाने वाला एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। दीपावली का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश का विजय को दर्शाता है। अंधकार पर प्रकाश का विजय। अंधकार कौन था? रावण था अंधकार, और राम क्या था? प्रकाश। जब राम भगवान जब माता सीता को श्रीलंका से जाकर के रावण को ढिचका मार करके जब वहां से लेकर आए थे, तब जो है अयोध्या में लोगों ने दीप जलाकर राम भगवान का स्वागत किया था। तभी से हम लोग दीपावली मना रहे हैं। कहते हैं बच्चों दीपावली का क्या महत्व है। तो कहते हैं दीपावली का महत्व सुनिएगा। कहते हैं कि भारतवर्ष में मनाए जाने वाला इस त्योहार का सामाजिक,
आर्थिक और धार्मिक रूप से अधिक महत्व है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारा व प्रेम का संदेश संदेश फैलाता है ना। ये बच्चों प्रेम का संदेश दीपावली भी फैलाता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है बच्चों, लिखा गया है कि है ना, तमसो माँ ज्योतिर्मय, दीपावली के अवसर पर जब है ना पर घर तथा आसपास के परिवेश को विशेष रूप से स्वच्छ किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। दीपावली बच्चों स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का पर्व है। दीपावली स्वच्छता और प्रकाश का पर्व है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग पढ़ लेंगे आगे, बताइए हाँ या ना। आप है ना आगे आप लोग पढ़ लेंगे। दीपावली प्रारंभ कैसे हुआ, यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, दीपावली प्रारंभ कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना दीपावली का बहुत मान्यता है रे। देखेंगे दुर्गा पूजा के बाद से ही दीपावली की तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि के सफाई आरंभ करने है ना आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोपण है ना, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। दीपावली के अवसर पर घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे होने है ना होकर के सज धजने लगते हैं। पढ़ देंगे, यस ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप अब बताइए, इसके बाद है हमारा प्रदूषण। प्रदूषण इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। इसके बाद क्या है, प्रदूषण के बाद है बच्चों हमारा महात्मा गांधी जी, है ना। महात्मा गांधी जी के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए तो इतने टॉपिक्स आज थे, इतने टॉपिक्स आज थे, 7 टॉपिक्स थे। ठीक है, तो आप बताइए आज से आप क्या सीखे, मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा। निबंध कैसे हो सकता है, निबंध में अगर 10 नंबर लाना है तो ये निबंध कैसे होगा, बताइए ये निबंध कैसे होगा। सर हम जान गए, क्या जान गए जी सर, हम समझ गए कि निबंध अगर बनाना है सर, निबंध बनाने का एक तरीका है सर कि सबसे पहले हमको हर निबंध के बारे में अथाह ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं निबंध लिखने से पहले आपको हर टॉपिक्स का ना, टॉपिक्स का ज्ञान है ना, टॉपिक्स का ज्ञान होना चाहिए, टॉपिक्स का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब ये ज्ञान आएगा कहाँ से, बता सकते हैं कोई विद्यार्थी जी, बता सकते हैं कि ये ज्ञान आएगा कहाँ से। ज्ञान आएगा पढ़ने से। कहाँ से आएगा, ज्ञान आएगा पढ़ने से, पढ़ने से आएगा ज्ञान। कहाँ से आएगा, पढ़ने से। तो प्यारे बच्चों कम से कम मैंने क्या बोला था, पढ़ने से आएगा। तो पढ़ना है ना, यानी एक जगह नहीं, दीपावली के बारे में 2-3 किताब को पढ़ना है। दीपावली के बारे में जहां जहां लिखा है, जिस जिस किताब में लिखा है, जिस जिस किताब में है ना, किताबों में पढ़ना है। किताबों में नहीं तो इंटरनेट पर, इंटरनेट अगर 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 किताब नहीं है तो इंटरनेट पर, किताबों में, इंटरनेट पर, या वीडियोस देख करके, किसी टीचर की वीडियोस देख लीजिए, वीडियोस देख करके जहां से हो आपको ढेर सारा ज्ञान अर्जित करना है। और जब आपके पास ज्ञान रहेगा, जब आपके पास ज्ञान रहेगा, जब आपके पास ज्ञान रहेगा तब आपका कलम चलेगा, धक 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 ऐसे कर चलेगा ना, तो आपका कलम चलेगा और तब मिलेंगे आपको क्या, काला पेन मत दीजिए, ठीक है नहीं देते हैं, तब मिलेगा आपको 10/10 नंबर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बताओ क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ महोदय किसी भी चीज का जो ज्ञान है वो हम लोग पढ़ करके हम ज्ञान ले लेंगे। और पढ़ करके गुरुजी निबंध में 20 तक मिलेगा, गुरुजी 20 निबंध कब तक मिले, क्या रे, अच्छा 20 निबंध कब तक मिलेगा, अच्छा हम दे देंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हम दे देंगे। ठीक है, हम पीडीएफ बना करके भेज देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ बना के भेज देंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट निबंध हम अभी भेज ना, इंपॉर्टेंट निबंध हम आपको देख देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, हम आपको इंपॉर्टेंट निबंध दे देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट निबंध हम आपको दे देंगे। जो जितने बच्चे कोर्स में ज्वाइन हैं सबको मैं इंपॉर्टेंट निबंध दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, और पढ़ने के बाद अगर नहीं आया तब, हम जो दिए हैं वो नहीं आया तब, तो अगर नहीं आया ना तो परीक्षा में बैठ करके बोलेंगे संजय सर बहुत खराब पढ़ाते हैं, संजय सर का पढ़ाई को क्वेश्चन में नहीं फंसता है। नहीं रे, ये सब बात बाहर में आकर बोलना। पहले अगर नहीं पढ़ाया हुआ फंसेगा ना तो अब लिख देना, जो भी फंसेगा उसको बढ़िया से लिख देना है। बाद में आकर के हमको बोलना क्या पढ़ाते हैं सर, फंस भी नहीं करता है क्वेश्चन। बच्चों हम भगवान नहीं हैं, और हम जो 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस बच्चों आज तक कभी मेरा गलत नहीं हुआ है, तो उम्मीद है आप लोग के बैच में भी जो हम बोलेंगे वही आ जाएगा।
टेंशन मत लीजिए, समझे कि नहीं। 2-4 दिन पहले हम जो बोलेंगे इसको पढ़ लेना, लगभग कोशिश करना आ जाएगा उठो क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है बताओ, विश्वास। सबसे बड़ा चीज क्या है, विश्वास है। विश्वास है, विश्वास रखिए, रख हौसला, ठीक है, रख हौसला रखना है, विश्वास रखना है मेरे ऊपर में, जो हम बताएंगे आ जाएगा। लेकिन अभी आपको पढ़ना है, अभी आपको सब ना जितने भी हैं सबको पढ़ना है। और आज आपका ये भी टेंशन हो गया दूर, ये भी टेंशन हो गया दूर मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या बचा बताओ, हिंदी में अब क्या बचा सर। हिंदी में मेरे बच्चे, हिंदी में हमारा व्याकरण पूरा पढ़ा दिए हम। व्याकरण में जितने भी सवाल आने थे हर जगह से आ गए। व्याकरण का हमारा जितना ऑब्जेक्टिव सवाल था हो गया। सब्जेक्टिव में बच्चों गद्यांश हो गया, गद्यांश 20 नंबर का खेला खत्म। निबंध आज पढ़ा दिए हम कि निबंध आपको पढ़ना है खूब अच्छे से, तब फिर अच्छे से जो भी पॉइंट दिया है उसके अनुसार से लिखना है। चलिए तो अगले दिन लिख के बताइएगा। कौन दिन लिख के बताएंगे, हो गया निबंध खत्म, अब नहीं अगले दिन। अब कभी एग्जाम टाइम में 1-2 दिन पढ़ा देंगे दिन में, निबंध हो गया 10 नंबर का। हम लिख कर क्या बताएं, हम तो लिख के मतलब लिखना है, खाली नॉलेज रहेगा तो लिख देना है। अब क्या होगा बताओ, कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे हम लोग पत्र लेखन। कल पढ़ेंगे पत्र लेखन, तब ना होगा 5 नंबर रे। पत्र लेखन और उसके बाद मेरे बच्चे होगा तो संवादों लिपटा देंगे इसी में, पत्र लेखन और संवाद। पत्र लेखन और संवाद कल ही खत्म कर देते हैं, लंबा पढ़ा देते हैं, लंबा कल लंबा पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। कल ये दोनों टॉपिक खत्म, पत्र लेखन संवाद खत्म कर देते हैं, कल ही खत्म कर देते हैं। तब बचेगा हमारा बुक, बुक बचेगा। बुक का क्लास 3 दिन लेंगे बच्चों, 3 दिन में बुक खत्म। उसके बाद क्या होगा, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आप सभी लोग मेरे बच्चे कहाँ पर जुड़ के रहना, व्हाट्सएप पर जुड़े हैं आप लोग, हाथ उठाओ जल्दी, व्हाट्सएप पर जुड़े हैं आप सबको, व्हाट्सएप पर जुड़ना है, जुड़े हैं कि नहीं। व्हाट्सएप पर ही सब खेला होता है रे, मतलब सब कुछ व्हाट्सएप पर मिलता है। जो लोग हमारे पेड क्लास में जुड़े हैं वो तो जुड़े हैं, लेकिन जो पेड में नहीं जुड़े हैं, लीजिए लीजिए, हम व्हाट्सएप का लिंक दे रहे हैं, लीजिए व्हाट्सएप का लिंक भेज रहे हैं, इस पर ज्वाइन कर लीजिए जितने बच्चे हैं, सबको व्हाट्सएप पर होना चाहिए, लीजिए तो व्हाट्सएप लिंक दीजिए, दे रहे हैं। और हाँ क्या बोल रहे थे, फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो। और जब सब लोग फॉलो कर लीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप पर सब कुछ मिलता रहेगा। जल्दी कीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए, तो देखते हैं कितने बच्चे जुड़ते हैं। जल्दी से। एक बच्चा हमारा गरिया रहा था, अखनी बोल रहा है सर आप हमारा सब कुछ है, हाथ टूटी कैसे हो गया रे। भाई बोला कि ना देखो, अगर हम कभी थोड़ा लेट आते हैं तो हमको उल्टा पुल्टा मत बोलो, बढ़िया आदमी है रे, सही कह रहे हैं ना, मस्त आदमी है हम। देखो देर से आए तो ज्यादा नहीं पढ़ाएं, बोलो तो देर से आएंगे बेसी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमको उल्टा पुल्टा मत बोलो, हमको प्यार करो, हाँ। चलो आज आगे बढ़ जाए। ये नंबर है मेरे बच्चे, ये नंबर है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग कोर्स खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पाए हैं क्रैश कोर्स में, 7700879453। और दूसरा हमारे पास है 62 013 20 598। तो मेरे बच्चे एप्लीकेशन पर क्लास होगी, इसका पूरा चांस है, हम आपको बता देंगे, आप लोग को इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। एप्लीकेशन पर क्लास होगी तो 12 बजे, ठीक है ना। अभी हम जा रहे हैं नोट्स को एकदम फाइनल करने के लिए, नोट्स को पूरा फाइनल करने के लिए जा रहे हैं। और देखो वहां पर लिंक दिया गया है, जो लोग बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए अभी। देखते हैं कितना बच्चा जुड़ गया व्हाट्सएप पर जी। अरे जुड़ गया कुछ बच्चा लगता है, हाँ तुरंत 100 बच्चा जुड़ गया, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े जाके जुड़ जाइए सब लोग, व्हाट्सएप पर सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। बाय। सब नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आज उम्मीद है सब नोट्स मिल जाएगा, जितना भी एसएसटी का नोट्स है सब मिल जाएगा। अब कल के लिए तैयार रहेंगे आप लोग, बोलो हाँ या ना। और आज शाम को क्या होने वाला बताओ, आज शाम को पूरा केमिस्ट्री होने वाला है, आज शाम को केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है। तो शाम को मिलते हैं, ठीक है। बाय बच्चों, जाइए पढ़िए, आप लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सब लोग कमेंट कीजिएगा, क्लास को लाइक करके कमेंट करके लिखिए क्लास कैसा लगा, सब लोग कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आज एप्लीकेशन भी ठीक होगा, किसी को बताना मत, खाली तुम लोग को बोलना है, किसी को नहीं बोलना, आज हो सकता है ठीक हो जाए एप्लीकेशन। ग्रामर नोट्स भी जल्दी देते हैं। कमेंट करना जरूर, क्लास कैसा लगा, सब लोग कमेंट कीजिए।